सो हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है दोस्तों। पहले तो यार सभी को महादेव। तो मेरा नाम है दिवाकर झा और प्यार से बच्चे मुझे जानते हैं मास्टर डीजे के नाम से। अरे डीजे, ये कैसा नाम है सर? क्या रिमिक्स गाने बजाओगे क्या? नहीं भाई, नाम पर मत जाना। ये डीजे जो है वो रिमिक्स गाने नहीं बजाता। ये तुम्हारे डाउट्स, कंफ्यूजन्स, ये जो तुम्हारा एग्जाम का फियर होता है, वो जो स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, उन सारी चीजों का बैंड बजाता है। तो बस नाम है डीजे, काम थोड़ा सा डिफरेंट है यार, ठीक है। डीजे मीन्स दिवाकर झा। खैर, तो आज मैं तुम सभी के लिए लेकर आया हूं लाइट चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, या फिर जिसे हम रे डायग्राम्स के नाम से भी जानते हैं। अब यार, अगर तुमने लाइट चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम्हें यह बात बहुत ही अच्छे से पता होगा कि लाइट चैप्टर के अंदर रे डायग्राम्स कितना इंपॉर्टेंट है। इवन अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, नहीं भी देखे हैं, तो मैं बताता हूं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पर जो अच्छे वाले मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के, यानी कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं रे डायग्राम इन्वॉल्व जरूर होता है। तो ये तुम्हारे लाइट चैप्टर का यार हर्ट है, ठीक है, कह सकते हो कि ये लाइट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर्ट है। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन ये जो है, ये भी दो टाइप्स में है। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन यहां पर मैं तुम्हें बताने वाला हूं स्फेरिकल मिरर्स के केस में। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं या फिर रे डायग्राम हम पढ़ते हैं लेंसेज के केस में भी। तो ये रे डायग्राम्स भी दो बार आएंगे। एक बार ये रे डायग्राम्स आएंगे मिरर्स के केस में, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और एक बार ये रे डायग्राम्स हम पढ़ते हैं लेंसेज के केस में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के केस में। तो यहां पर मैं पार्ट 1 लेकर आया हूं, यानी कि यहां पर हम स्फेरिकल मिरर्स के अंदर बनने वाले रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। और इसी का पार्ट 2 जब आएगा तो वहां पर हम लेंसेज के अंदर बनने वाले रे डायग्राम्स को देखेंगे। तो भाई, पूरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर रे डायग्राम तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर लाइट चैप्टर पढ़कर तुम्हें कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाला है एग्जामिनेशन में, ठीक है। ओवरऑल लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मार्क्स वाइज भी इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर एग्जामिनेशन के लिए। और उस लाइट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम। तो इसीलिए मैं रे डायग्राम के लिए एक सेपरेट लेक्चर लेकर आ रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें डाउट होता है यार, भयंकर कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे बनाए, सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल कोई बेस ही नहीं पता है, कहां से स्टार्ट करें, कैसे एंड करें, कोई रे इधर आ रही है, कोई रे उधर जा रही है, बहुत से कंफ्यूजन डाउट हैं। तो टेंशन मत ले भाई, आज सारे डाउट्स का, सारे कंफ्यूजन्स का, सभी चीजों का एंड होने वाला है यहां पर। यानी कि इस लेक्चर के बाद रे डायग्राम में तुम्हें प्रॉब्लम होगी ही नहीं, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, वो बात अलग है कि भूल सकते हो थोड़े दिन बाद, तो आकर वापस से रिवाइज कर लेना। लेकिन मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि अगर तुमने इस पूरे लेक्चर को देख लिया तो रे डायग्राम के अंदर भाई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा हो कि ये लेक्चर देखने के बाद भी तुम्हें रे डायग्राम में प्रॉब्लम हो जाए, तो दोबारा मेरी किसी वीडियो को मत देखना। अब यार, इससे बड़ा चैलेंज क्या दूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लेक्चर देखने के बाद भी रे डायग्राम में कंफ्यूजन रह गया ना, तो दोबारा मेरी किसी लेक्चर को मत देखना, कोई वीडियो मत देखना भाई, एकदम लिख के जाना नहीं समझ में आया। और अगर समझ में आ गया तो प्यारी प्यारी कमेंट्स में ये भी लिख देना कि हाँ सर, अच्छे से समझ में आ गया। तो भाई ठीक है, मैंने चैलेंज दे दिया, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूं कि सारी चीजें क्लियर होंगी। बस अब पेशेंटली तुम्हें इस पूरे लेक्चर को देखना है। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। इवन तुमने अगर लाइट चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है ना, तो भी तुम्हें रे डायग्राम समझा दूंगा, क्योंकि मैं गड्ढे के अंदर से पहले तुम्हें बाहर लेकर आऊंगा, बेस क्रिएट करूंगा, उसके बाद हम इस लेक्चर पर आएंगे, ठीक है। तो चलो हम कुछ बेस क्रिएट करते हैं। बेस क्रिएट करने का मतलब कुछ बेसिक बातें करते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि अपने लेक्चर का फ्लो क्या क्या होगा। तो यार, सबसे पहले हम कुछ बेसिक रूल्स की बातें करेंगे। ये बेसिक रूल्स तुम नहीं पढ़ते हो, इस वजह से तुम्हें रे डायग्राम्स बनाने में प्रॉब्लम होते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक रूल्स, और उसके बाद हम आ जाएंगे कॉनकेव मिरर के अंदर बनने वाले रे डायग्राम्स को देखेंगे। अच्छा, कॉनकेव मिरर यहां पर इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर हमें टोटल 6 केसेस पढ़ने हैं। कितने? 6 केसेस। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमें पढ़ने हैं यहां पर 2 ही केसेस। तो इन टोटल अगर तुम देखो तो यहां पर हम 8 रे डायग्राम्स को इस पूरे लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? 6 कॉनकेव वाले और 2 कॉन्वेक्स के। तो भाई, ये है अपने लेक्चर का फ्लो। चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बातों से। जैसा कि मैंने तुम्हें लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर तुम गड्ढे में भी हो ना, अगर तुम्हारी नॉलेज बिल्कुल जीरो है, तो भी मैं उठाकर तुम्हें गड्ढे से बाहर निकालूंगा और उसके बाद मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। तो चलो वही बातें, हम कुछ बेसिक्स समझते हैं, जिससे ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सम बेसिक्स। अच्छा, जो बच्चे ये बेसिक्स जानते हैं भाई, घबराना मत, टेंशन मत लेना। हार्डली हम 5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, और रिवीजन करना कोई बुरी बात तो है नहीं। देखो, पहला कंसेप्ट ये है अपना, कंसेप्ट ये है कि यहां पर हम पहले समझते हैं कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब जिन्हें पता है जल्दी से अपने माइंड में समझ रिवाइज कर लो कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताता हूं।
देखो यार, जहां कहीं पर भी रेज एक्चुअल में मीट कर जाएं, लाइट रेज एक्चुअल में मीट करते हुए दिखे, वहां बनेगा रियल इमेज। रियल मींस लाइट रेज भी एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। और जहां कहीं पर हमें ऐसा लगे कि रेज मीट कर सकते हैं बट एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रहे हो, वहां बनेगा वर्चुअल इमेज। क्या बोल दिया सर, कुछ नहीं समझ में आया? देखो भाई, इसी बात को मैं यहां डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। देखो, ये है अपना एक लाइट रे, यहां से लाइट रे स्टार्ट हुआ और ये लाइट रे का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जा रहा है रे। एक और रे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये रे यहां से स्टार्ट हुआ और ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर तुम नोटिस करो तो इस पॉइंट पर, इस जगह पर ये दोनों रेज मिल रहे हैं। ठीक है, पहला रे, दूसरा रे, और ये दोनों रेज एक्चुअल में मीट करते हुए हमें इस पॉइंट पर दिख रहे हैं, यानी कि यहां पर बनेगा रियल इमेज। कैसा इमेज? यहां बनेगा रियल इमेज। रियल इमेज। अच्छा, अब दूसरी बात मैंने क्या कही? मैंने ये कहा कि अगर लाइट रेज हमें ऐसा लगे कि वो शायद मीट कर सकते हैं बट एक्चुअल में मीट ना करे, तो इसे कैसे देखोगे? देखो, तो ये है यार एक लाइट रे जो कि सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है कहीं, ये है दूसरी लाइट रे जो कि इस डायरेक्शन में कहीं जा रही है। अब तुम देख कर बताओ भाई, ये दोनों लाइट रेज डाइवर्जिंग नेचर के हैं। देखो, ये जितना आगे जाएंगे ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, यानी कि ये लाइट रेज कभी मीट करेंगे ही नहीं एक्चुअल में। तो इन कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि ये लाइट रेज को हम पीछे की साइड एक्सटेंड करवाएं। ठीक है, ये बस हमारा इमेजिनेशन है कि ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से पीछे कहीं पर मीट करेंगे। तो इस कंडीशन में, जहां पर ऐसा कुछ कंडीशन अराइज हो कि एक्चुअल में लाइट रेज मीट ना कर रहे हो, वो तो किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, बट हम कुछ ऐसा जबरदस्ती करके उन्हें पीछे की साइड इमेजिन करके एक्सटेंड करके मिलवा दे, तो वहां पर बनेगा वर्चुअल इमेज। तो यहां बनेगा वर्चुअल इमेज बिकॉज लाइट रेज यहां पर एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं। वर्चुअल इमेज। तो बस भाई, यही है कंडीशन रियल इमेज की, वर्चुअल इमेज की। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे अपने रे डायग्राम्स को बनाने के लिए भी। आई होप ये बात तुम समझ चुके होगे। चलो, इसी चीज को मैं लिख देता हूं जल्दी से। सो व्हेन रेज एक्चुअली मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, तो कैसा इमेज बनेगा? यस, बनेगा रियल इमेज। रियल इमेज। अच्छा, रियल इमेज के साथ एक कंडीशन ये भी है कि रियल इमेजेस जहां कहीं पर भी बनते हैं वो हमेशा इनवर्टेड होते हैं। अब इसका क्या मतलब है सर? बताता हूं भाई, टेंशन मत लो। देखो, इनवर्टेड का मतलब होता है उल्टा बनना। ये देखिए यार, ये है अपना ऑब्जेक्ट। जब हम इमेजेस को बना रहे होंगे ना, रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर रहे होंगे, इमेज फॉर्मेशन दिखा रहे होंगे, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जो कुछ भी मिरर के सामने आ जाए वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट। अगर मैं मिरर के सामने हूं तो मैं ऑब्जेक्ट, अगर कोई बिल्डिंग है मिरर के सामने तो बिल्डिंग है ऑब्जेक्ट, अगर किसी ट्री को तुमने मिरर के सामने रख दिया तो ट्री है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपने ऑब्जेक्ट्स को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ध्यान रखना कि ये जो एरो वाला जगह है ना, ये एरो ऑब्जेक्ट के हेड को दिखाती है। एरो का मतलब है ऑब्जेक्ट का हेड, ऑब्जेक्ट का खोपड़ा, ऑब्जेक्ट का सर। और ये एरो का जो टेल है, ये ऑब्जेक्ट के लेग को दिखाती है या फुट को दिखाती है। ऑब्जेक्ट के फुट को दिखाती है, यानी कि पैर को दिखाती है। ठीक है, तो एरो का मतलब अपवर्ड हिस्सा। ठीक है, अपवर्ड पॉइंट, क्या लिखूं? टॉप पॉइंट लिख देता हूं। एरो का मतलब जो ऑब्जेक्ट है ये उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है। और फुट का मतलब है, या फिर ऐसे समझो कि एरो का ये जो टेल होता है वो ऑब्जेक्ट के बॉटम पॉइंट को दिखाता है। क्लियर? यानी कि अपना जो पैर है वो एरो के टेल से दिखाएंगे हम, और अपना जो हेड है, खोपड़ा है, उसे हम एरो के हेड से दिखाएंगे। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स को दिखाया जाता है। तो जब रियल इमेजेस बनते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट तो ऐसा है, इमेज ऐसा बनेगा। देखो, ऐसा, यानी कि पैर ऊपर सर नीचे, इन्वर्टेड, इसी को कहते हैं उल्टा हो गया। देखो, पैर ऊपर चला गया, सर नीचे आ गया। तो ये कंडीशन है रियल इमेजेस की। रियल इमेज कहीं पर भी बने, इन्वर्टेड हमेशा याद रखना, रियल इमेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा। चलो, अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेजेस की। वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा, कब बनेगा? व्हेन रेज appear to meet, appear to meet। appear का क्या मतलब होता है? appear का मतलब, बता भाई, appear का मतलब है कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो जाकर मीट कर रहे हैं बट एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल अलग मतलब है, एक्चुअल का मतलब है कि सही में, वास्तव में, रियलिटी में रेज मीट कर रहे हैं। appear का मतलब बस लग रहा है कि मीट करेगा, एक्चुअल में मीट कर नहीं रहा।
तो जब अपीयर हो कि रेज अपीयर कर रहे हैं मीट करते हुए, तो वहां पर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और खास बात यह है कि वर्चुअल इमेजेस जो होते हैं वो हमेशा इरेक्ट होते हैं। क्या कहा मैंने? इरेक्ट। इरेक्ट, इरेक्ट का क्या मतलब है? इरेक्ट का मतलब है सीधा। जिस तरीके का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है, पैर नीचे है, तो इमेज के अंदर भी ऐसा ही होगा। इमेज का सर ऊपर और इमेज का पैर नीचे। जबकि रियल इमेजेस उल्टा, सर जो था वो नीचे आ गया, पैर जो था वो ऊपर चला गया। तो बस भाई इतनी सी बातें याद रख पाओगे, बहुत आसान है। जब भी रियल इमेज बने हमेशा उल्टा बनेगा, जब भी वर्चुअल इमेज बने हमेशा सीधा बनेगा। क्लियर? और ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और इमेज भी अपना देख सकते हो, इमेज को भी हम एरो के हेल्प से ही ड्रॉ करते हैं। क्लियर? चलो एक और इंपॉर्टेंट बात, इसे मिटा दो यहां से, इसे इरेज करता हूं। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि जब भी हम डायग्राम बना रहे होंगे तो वहां पर हमें मिनिमम, कम से कम कितने रेज की जरूरत होगी? जल्दी से सोचो और बताओ। क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ रेज required to form an image। बता भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बता। किसी भी इमेज को बनाने के लिए मिनिमम यानी कि कम से कम कितने नंबर ऑफ रेज की जरूरत होती है? तो आंसर है भाई दो, 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 टू। दो रेज की जरूरत होती है। अच्छा, अब इसमें पता है क्या है? कुछ महान, महान से भी महान ऐसे भी नालायक यहां बैठे हैं जो दो रेज का ये मतलब निकालते हैं। अच्छा अच्छा, एक तो हो गया इंसिडेंट, और इंसिडेंट वाला जब जाकर मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट होगा तो हो गया रिफ्लेक्टेड। यानी कि दो रेज, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड। ना बे, यही तो गलती करते हो, यही तो गलती नहीं करना है। दो रेज का मतलब है कि दो के दो इंसिडेंट रेज, और उनका रिफ्लेक्टेड निकलेगा, और रिफ्लेक्टेड जहां पर मीट कर जाएगा वहां पर इमेज हमें मिलेगा। क्या कहा मैंने? हमें मिनिमम दो रेज की जरूरत होगी। और ये दोनों रेज कौन से वाले? इंसिडेंट वाले। जब ये इंसिडेंट रेज टकराएंगे मिरर से, दो रेज, उनका रिफ्लेक्टेड निकलेगा, और वो रिफ्लेक्टेड जहां पर मीट कर जाए भाई, वहां पर मिलेगा हमें इमेज। ठीक, मीट कर जाए या मीट करता हुआ लगे, वहां हमें मिलेगा इमेज। तो दो रेज का मतलब है कि दो इंसिडेंट चाहिए, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड नहीं। क्लियर? चलो अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जल्दी से बता भाई कॉनकेव मिरर कैसा होता है? जल्दी से कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो अपने कॉपी पर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? बहुत से नालायकों को कॉनकेव मिरर भी नहीं पता होता, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स में ही कंफ्यूज होते रहते हैं। तो जल्दी से कॉनकेव और कॉन्वेक्स को ड्रॉ करो। कर लिया? हो गया भाई, मेरे से पहले करना है तुम्हें। कर लिए? कोई चीटिंग नहीं। चलो अब मैं करता हूं और तुम मैच करना। हाँ जी, तो पहले हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर को। तो कॉनकेव मिरर दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। ये है भैया अपना कॉनकेव मिरर। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? ये होगा ऐसा। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स, बार बार कंफ्यूजन, बार बार इसी में कंफ्यूज रहते हो कि कॉनकेव बना रहे हैं या कॉन्वेक्स बना रहे हैं। तो सुन ले यार, टेंशन की कोई बात नहीं है, सुन लो। कॉनकेव मिरर जब भी बनेगा ना, तो सपोज कि ये कोई लाइट रे है। कॉनकेव, ये इस वर्ड पर ध्यान दो, केव। केव का मतलब होता है गुफा। CAVE, केव का मतलब होता है गुफा। तो कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, देखो इस शेप का होता है कि ऐसा लगेगा ना तुम्हें कि लाइट रे किसी चीज के अंदर जा रही है, किसी गुफा के अंदर जा रही है। देखो केव मतलब गुफा, लाइट रे किसी स्ट्रक्चर के अंदर जा रही है, किसी गुफा के अंदर जा रही है। तो कॉनकेव मिरर हमेशा याद रखना कि लाइट तुम्हें एंटर होती हुई दिखेगी, मिरर के अंदर थोड़ी सी जाएगी। देखो ये मिरर का बाउंड्री रहा, मिरर का सरफेस, और लाइट इसके अंदर एंटर करते हुए दिख रही है। तो कॉनकेव मिरर ऐसा होगा हमेशा। यहां पर देखो मैं ड्रॉ करता हूं रे को, देखो लाइट रे, ये रही लाइट रे अपनी। तो देखा तुमने, ये मिरर के अंदर जा रही है, देखो मिरर का पूरा सरफेस, और उसके अंदर लाइट रे घुस रही है, किसी केव के अंदर जा रही है। तो दैट इज योर कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भाई इसका ऑपोजिट होता है। यहां पर तुम देखोगे लाइट रे, देखो बिल्कुल किसी भी चीज के अंदर नहीं है लाइट रे। लाइट रे को कोई भी चीज सराउंड नहीं कर रहा। क्लियर? देखो लाइट रे के आसपास कुछ भी नहीं है, लाइट रे किसी चीज के अंदर एंटर करते हुए नहीं दिख रही है। तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा ये भी याद रखना, कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। इट इज बल्ज्ड इनवर्ड्स, इसे कहते हैं हम लोग बल्ज्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ धंसा होना। कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं बल्ज्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ उभरा होना। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बाहर की तरफ निकला होता है, उभरा होता है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ धंसा होता है। ठीक है, तो ये है कॉनकेव, वो है कॉन्वेक्स। अब तुम मुझे जल्दी से एक बात सोचकर बताओ, इनमें से कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है?
बिकॉज इसका भी काम आएगा। जो सारी बातें बता रहा हूं वही सारी बातें इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम्स बनाने के लिए। तो जल्दी से बताओ, कन्वर्जिंग कौन, डाइवर्जिंग कौन? सोचो सोचो सोचो। तो कॉनकेव मिरर होता है अपना कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जिंग मिरर। यानी कि लाइट रेस को ये दूर दूर भेज देगा, डाइवर्ज करवा देगा, डाइवर्ज दूर भेज देना, कन्वर्ज यानी कि लाइट रेस को एक पॉइंट पर लाकर मीट करवा देना। क्लियर? इतनी बेसिक बातें याद रखो। अच्छा, ये भी याद रखना, अलग से लिख देता हूं। देखो, इस तरीके का देखने का होगा अपना ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट इस तरीके का दिखेगा। कंफ्यूज मत होना कि अरे सर ये बार बार एरो क्यों ड्रॉ कर रहे हो। एरो नहीं है भाई, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज भी ऐसा ही होगा, इमेज को भी मैं दिखाना चाहूं तो इमेज भी देखने में ऐसा ही लगेगा। क्लियर? बट इस एरो के अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान हमें ये रखना है कि एरो के अंदर ये पार्ट है, ठीक, ये पार्ट एरो का जो हेड है, ये ऑब्जेक्ट का भी हेड होगा, ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट। हाँ चलो, ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट होगा। क्लियर? और एरो का जो टेल है ये ऑब्जेक्ट का बॉटम पॉइंट होगा। क्लियर? इस तरफ हेड, हेड लिख लो, और नीचे वाला एरो का ये जो टेल है ये ऑब्जेक्ट के फुट को दिखाएगा। क्लियर? इमेज के अंदर भी सेम बात, ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम बात। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपना देखने में कुछ ऐसा ही होगा। अब भाई हम बैठ के रियल ऑब्जेक्ट को तो ड्रॉ नहीं करेंगे ना। सपोज कि मिरर के सामने कोई ट्री है तो हम बैठ के एग्जाम में ट्री ड्रॉ करने लग जाए, मिरर के सामने कोई बिल्डिंग आ जाए तो हम बैठ के बिल्डिंग थोड़ा ना ड्रॉ करेंगे। तो सारे ऑब्जेक्ट्स को हम इस तरीके से दिखाते हैं, सारे इमेजेस को भी हम इस तरीके से दिखाते हैं। बार बार बता रहा हूं, भूलना मत, जिस साइड एरो उस साइड सर है, हेड है, ठीक, और जहां पर एरो का टेल दिखे वो लेग है, बॉटम है, नीचे वाला पार्ट है। चलो, सारी बेसिक बातें बता दी मैंने। अब कुछ मिरर से रिलेटेड बेसिक बातें, ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देख लो, यहां पर तुम देख सकते हो कि ये एक हॉलो ग्लास स्फीयर है, हॉलो ग्लास स्फीयर, ठीक है, शीशे का एक खोखला, हॉलो का मतलब होता है अंदर से खोखला, ग्लास का स्फीयर है। और इस ग्लास के स्फीयर को काटकर हम मिरर बनाते हैं, कॉनकेव मिरर भी बना सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकते हैं। तो फिलहाल इस केस में हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर। देखो, ये कॉनकेव मिरर है, लाइट रे इसके अंदर एंटर करती हुई दिखेगी। दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। क्लियर? चलो, तो अब इस कॉनकेव मिरर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देना। प्रिंसिपल एक्सेस हम किसे कहते हैं? तो प्रिंसिपल एक्सेस हम कहते हैं यार एक ऐसे इमेजिनरी लाइन को जो कि दो पॉइंट से पास करे। पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और दूसरा पॉइंट है पोल ऑफ द मिरर। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझ लो। देखो, ये जो ग्लास स्फीयर है जिससे काटकर मिरर को बनाया गया होगा, मिरर को एक ग्लास स्फीयर से काटकर बनाया जाता है, अलग किया जाता है। तो ये जो ग्लास स्फीयर रहा होगा, स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होता है। स्फीयर समझते हो मैथमेटिक्स के अंदर, स्फीयर, तो स्फीयर का एक सेंटर होता है। तो इस ग्लास स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सिंबल सी की हेल्प से लिखते हैं। क्लियर? चलो, पोल किसे कहते हैं? ये जो अपना मिरर है, ठीक है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मिरर को ध्यान से देखना। ये है अपना मिरर, ये देखो, ये भाई ये रहा अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके बाहर इस तरीके से ये ब्रोकन लाइंस, ब्रोकन लाइंस का क्या मतलब होता है? ये ब्रोकन लाइंस क्यों बनाए जाते हैं? ये दिखाता है कि मिरर का ये पॉलिश्ड वाला हिस्सा है, उस साइड पॉलिशिंग की गई है, उस साइड कुछ पेंट वगैरह लगाया गया है, और जो दूसरा वाला साइड है, ऑपोजिट वाला साइड, वो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, वहीं से लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस कॉनकेव मिरर के अंदर ये जो इसका जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा, एकदम बीचों बीच, मिरर के एकदम बीचों बीच जो एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। क्या कहते हैं? पोल ऑफ द मिरर। ये है पोल, देखो, P मींस पोल ऑफ द मिरर, P पॉइंट से मैंने पोल दिखाया है मिरर का। क्लियर? चलो, पोल समझ गए कि मिरर का सेंट्रल मोस्ट पॉइंट होता है, मिरर के सरफेस पर जो सबसे बीचों बीच वाला पॉइंट होगा उसे हम पोल कहेंगे। फोकस क्या होता है? कॉनकेव मिरर के ऊपर ध्यान देना, यहां पर डायग्राम की हेल्प से दिखा रहा हूं, देखो, कॉनकेव मिरर है ये, ठीक। अब इस कॉनकेव मिरर में जितने भी लाइट रेज, जितने भी लाइट रेज पैरेलल जाएंगे, देखो ये लाइट रे पैरेलल है, ये भी लाइट रे पैरेलल है, किसके पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है, जिस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस वाले लाइन से पैरेलल है। ये सारे लाइट रेज एक ही पॉइंट से होकर निकलते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन,
भाई मिरर है, मिरर समझते हो ना, शीशा। तो मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि लाइट रे उस पर टकराएगी तो टकराकर लौट जाएगी। तो टकराने के बाद ये सारे लाइट रेज ना एक पॉइंट से होकर निकलते हैं, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, जिसे कैपिटल लेटर एफ से लिखते हैं। देखो मैंने यहां लिखा है फोकस। तो फोकस वो पॉइंट है जहां से सारे लाइट रेज मिरर पर जब जाएंगे, टकराकर वो इसी पॉइंट से पास करेंगे। हाँ ध्यान रखना, पैरेलल वाले लाइट रेज ही निकलते हैं इस पॉइंट से, फोकस से। तो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने तुम्हें बता दिया, पोल भी बता दिया। अब इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि हम मिरर के ऊपर जो भी डिस्टेंसेस नापते हैं, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो ये जो भी डिस्टेंसेस नापे जाते हैं ना मिरर के ऊपर, वो सभी डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर किए जाते हैं। यानी कि स्केल का 0 तुम पोल पर रखोगे और पोल पर रखकर वहां से नापोगे। अच्छा अच्छा, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, या फिर पोल से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर है। तो सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, स्टार्ट कहां से करना है? पोल से स्टार्ट करना है। क्लियर? चलो, तो ये बेसिक बातें थी जिन्हें तुम याद रखना। और भी कुछ बेसिक बातें, पोल और फोकस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, जिसे मैंने स्मॉल लेटर एफ से लिखा है, देखो ये वाला एरो, ये जो डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच का, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होता है। यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये डिस्टेंस और फोकस और पोल के बीच का ये डिस्टेंस, ये दोनों ही डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। तो तुम जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे, पहली बात कि पेंसिल का यूज करोगे, स्केल का यूज करोगे, पेन से ड्रॉ मत करना भाई, अभी से प्रैक्टिस बना लो, नहीं तो एग्जाम में फिर लेकर जाना भूल जाओगे, पेन से ड्रॉ करके आ जाओगे, टीचर नंबर काट लेंगे। तो अभी से याद रखना है कि हम पेंसिल की हेल्प से डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, स्केल की भी हेल्प लेंगे। अगर तुमने ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर नापा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये 3 सेंटीमीटर है एफ और पी के बीच का डिस्टेंस, तो सी और एफ के बीच का भी डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है? बहुत ही बेसिक बातें मैंने तुम्हें बता दी रे डायग्राम्स के लिए, ये सारी बातें याद रखोगे। अच्छा ये देख लो, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है सी पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक का, इस डिस्टेंस को कैपिटल लेटर आर से लिखते हैं, और ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ किसे कहते हैं? ये जो डिस्टेंस है पी पॉइंट और एफ पॉइंट, पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, तो फोकस एक पॉइंट है, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है। किन पॉइंट्स के बीच का है वो मैंने तुम्हें बता दिया। बहुत सी बेसिक बातें बता दी भाई, अब इससे नीचे जाकर कोई नहीं बता सकता, इससे नीचे जाकर कोई नहीं बता सकता, सारी चीजें बता दी। अब रे डायग्राम के लिए तुम रेडी हो, तो चलो अब हम रे डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आ जाइए, अब हम समझते हैं कुछ बेसिक रूल्स। अच्छा याद रखो, हमें रे डायग्राम्स 2 मिरर्स के लिए पढ़ने हैं। स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जैसा कि मैंने पीछे भी तुम्हें बताया लेक्चर में। अब पहले हम ऐसा करते हैं कि कॉनकेव मिरर के अंदर ज्यादा केसेस हैं, टोटल 6 केसेस हैं, तो पहले हम कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारी बातें कर लेते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे कॉन्वेक्स मिरर पर, जो कि वहां पर 2 ही केसेस हमें पढ़ने हैं। तो पहले हम कॉनकेव मिरर के सारे केसेस को देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं यार। कितने रूल्स हैं यहां पर? 4 रूल्स। बहुत ही सस्ते वाले रूल्स हैं, सस्ते वाले, एक झटके में समझ जाओगे, बहुत ही इजी रूल्स हैं। लेकिन अगर इन रूल्स को मिस करोगे, इन रूल्स को समझने में भूल करोगे, तो रे डायग्राम गलत बना कर आओगे, रे डायग्राम में फिर गलती होगी। तो इन रूल्स को समझना, केवल 4 रूल्स है और बहुत ही हलवा टाइप रूल्स है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले रूल को समझने से। मैं देखो यार सारी चीजें हिंदी में भी लिख दिया हूं तुम्हारे लिए, तुम चाहोगे तो खुद से भी रीड करके समझ पाओगे बाकी चीजों को बाद में। चलो देखो क्या है पहला रूल, हम समझते हैं। अच्छा, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं यहां पर इंसिडेंट रेज को ब्लू कलर से दिखाऊंगा, और जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे उन्हें मैं पिंक कलर से दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। इतना मेहनत कौन करता है बे, इतने छोटे से टॉपिक के लिए ना बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूं। रे डायग्राम इतना छोटा हलवा टॉपिक है कि चाहो तो इसे 30 मिनट्स के अंदर बहुत ही इजिली निकाला जा सकता है समझाकर, बट मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, ताकि जिन बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही होगी, कंफ्यूजन आ रहे होंगे, वो सारा कंफ्यूजन आज के बाद ना हो। तो भाई थोड़ा सा एफर्ट पर भी ध्यान दो, ठीक है, और तुम भी अपना मेहनत करो। चलो पहले रूल को समझते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने कहा है कि हम पहले कॉनकेव मिरर के सारे केसेस को देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस को फिलहाल हम इग्नोर करके चलेंगे, केवल कॉनकेव मिरर पर ध्यान देना। कॉनकेव मिरर का पहला रूल क्या कहता है? रूल को समझने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर लिख देता हूं। तो ये है भाई पोल, मिरर के बीचों बीच पोल होता है, ठीक। पोल के बाद यहां कहीं पर फोकस होगा,
फोकस के बाद यहां कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जब तुम कॉपी के अंदर डायग्राम बना रहे होगे तो तुम स्केल का यूज करना। अगर तुमने एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर नापा तो ये भी सी और एफ के बीच भी 2 सेंटीमीटर का गैप रखना। अगर तुमने एफ और पी 3 सेंटीमीटर लिया तो सी और एफ के बीच का भी गैप 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इससे तुम्हारा डायग्राम नीट बनेगा, क्लीन बनेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो करेक्ट बनेगा, सही बनेगा। चलो, तो पहला रूल ये कहता है कि अगर अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस, इससे पैरेलल आए कॉनकेव मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली जो लाइट रे है कहां से होकर जाएगी? ये वाली लाइट रे होकर जाएगी भाई, ये वाली लाइट रे होकर जाएगी फोकस से। कहां से? फोकस से। बस हो गया, पहला रूल खत्म, यही था। लाइट रे पैरेलल आई, फोकस से होकर गई। पैरेलल लाइट रे कॉनकेव मिरर पर, फोकस से होकर गई। चलो रूल नंबर 2, जस्ट इसका ऑपोजिट। अभी जो हमने सीखा ना, जस्ट इसका ऑपोजिट। तो पहले तो ये पोल, ये भैया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जस्ट इसका ऑपोजिट कैसे? देखो, अगर कोई लाइट रे फोकस से आ जाए, पहले वाले में क्या हो रहा था, पैरेलल आ रही थी, फोकस से होकर जा रही थी, इस बार फोकस से आ गई। तो भैया फोकस से आ गई तो कहां से जाएगी? ऑपोजिट रूल ही तो है, पैरेलल होकर चली जाएगी। ये देखो, इंसिडेंट लाइट रे ब्लू कलर वाली, ब्लू कलर इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड वाली पैरेलल होकर चली गई। सारी बातें मैंने ऊपर लिख रखा है, तुम आराम से पढ़ सकते हो। देखो क्या लिखा है, लाइट रे फोकस से आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चला जाएगा। लाइट रे फोकस से आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चला जाएगा। बात खत्म, हो गया। दोनों रूल्स, पहला वाला दूसरा वाला, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रूल्स हैं। क्लियर? चलो तीसरा रूल और आसान है, ये और इजी है। देखो कैसे। तो भैया ये है पहले पोल, ये रहा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल क्या कहता है, समझो जरा। वेरी इजी, बहुत आसान। देखो, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए मिरर तक, कहां से आए? सी से आए, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, तो भैया आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा? बहुत ही आसान, उसी रास्ते से जाएगा। रास्ते का कोई चेंज नहीं होगा। पता है ये वाला कंडीशन क्या है? सी वाला कंडीशन, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से लौट जाओ। हाय, समझ रहे हो? मतलब मिरर कहती है लाइट रे को, क्या भाई तू सी पॉइंट से अगर होकर आए तो सी पॉइंट से ही होकर जाओ, सेम रास्ते को रिट्रेस करो। देखो मैंने ये पॉइंट यहां लिखा है, ये वर्ड पर ध्यान देना, रिट्रेस। रिट्रेस का क्या मतलब होता है? जिस रास्ते से लाइट रे आई है उसी रास्ते को वापस से ट्रेस करते हुए जाएगी। ठीक? तो इसका मतलब है लाइट रे यहां पर कुछ ऐसे पास करेगी, ऐसे, इसी सेम रास्ते से। देखो ये भैया अपनी लाइट रे जिस रास्ते से इंसिडेंट आई उसी रास्ते से रिफ्लेक्टेड भी गई। सी वाला पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये था तीसरा नियम। चलो फोर्थ रूल, ये भी आसान है। क्या है समझो जरा। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे पोल पर आए, कहां आए? पोल पर स्ट्राइक करे। अच्छा, लाइट रे अगर पोल पर स्ट्राइक करेगी तो यार इसका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से इसका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। देखो यहां पर ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। यहां पर सपोज कि ये एंगल है अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, उससे हमें मतलब नहीं, कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और इस इंसिडेंट लाइट रे के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो रूल ये बताती है ना कि लाइट रे पोल पर स्ट्राइक हुई तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी ये भी पोल से ही निकलेगी, पोल से ही निकलेगी। और पता है मजेदार बात क्या होगा? मजेदार बात यह है कि ये भी एंगल अल्फा बनाते हुए ही निकलेगी। यानी कि अगर ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 था तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा। ऊपर 40 था तो नीचे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 होगा। अल्फा अल्फा यानी कि सेम वैल्यूज, ऊपर 30 नीचे भी 30, ऊपर 40 तो नीचे भी 40। तो भाई कुछ हार्ड है इन चीजों में? देख लो, चारों ही रूल्स मैंने तुम्हें बता दिए, बहुत ही आसान था। यही सारी बातें यहां पर भी लिखी गई हैं, एक बार रीड कर लो। अगर लाइट रे पोल पर स्ट्राइक करे, लाइट रे पोल पर स्ट्राइक करे प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई बनाते हुए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर बनाकर लौट जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर बनाकर लौट जाएगी। और इस केस में एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, यानी कि यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा।
वैसे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो हो रहा है, बस इस बार हमने उसके लिए एक अलग से केस बना दिया। ऐसा मत सोचना कि पीछे के जो 3 रूल्स हैं वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। नहीं भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होगा। जहां कहीं पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर लॉ फॉलो होगा। बस यहां पर हमने क्या किया कि उसके लिए एक स्पेशल केस बना दिया, और इन केसेस का हम यूज करेंगे जब हम रे डायग्राम्स को बनाएंगे। तो इसे हमने चालाकी से बस एक अलग केस बना दिया है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। चारों ही रूल्स क्लियर हैं। जल्दी से मैं इसे एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो, तो कॉनकेव मिरर के 4 रूल्स मैंने तुम्हें बताए। चारों रूल्स को हम एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। आ जाओ। पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि अगर कोई लाइट रे, सॉरी गलत कलर, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ जाए, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ जाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर जाएगी? यस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर पास करेगी। क्लियर? चलो, रूल नंबर सेकंड, जस्ट पहले वाले का ऑपोजिट। अगर कोई लाइट रे फोकस से आ जाए मिरर तक, एफ पॉइंट से पास करते हुए मिरर तक पहुंचे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर जाएगा? भाई इसका ऑपोजिट, यानी कि ये पैरेलल होकर निकलेगी। क्लियर है दोनों रूल्स? पैरेलल आई लाइट रे, फोकस से होकर निकली। अगर फोकस से आई तो पैरेलल होकर निकली। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 था कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर तक आए, फिर क्या होगा सर? बहुत ही आसान है सर, ये तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। लाइट रे सेम रास्ते से होकर लौट जाएगी। ठीक है भाई, लाइट रे सेम रास्ते से लौट गई। क्लियर? चलो, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल यहां पर क्या था? अगर कोई लाइट रे पोल पर आए तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, कुछ ना कुछ इसका एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कुछ ना कुछ अल्फा। ठीक, 30-40 जो भी हो। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे उसी सेम एंगल से पोल से पास कर जाएगी, वही सेम एंगल बनाते हुए। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? अल्फा होगा। अब अल्फा की वैल्यू जो भी ऊपर होगी वही सेम वैल्यू नीचे भी होगी। क्लियर है भाई? चारों ही बेसिक रूल्स जल्दी से देख लो। क्लियर? तो भाई आई होप कि आपको ये चारों ही बेसिक रूल समझ में आ गए होंगे। अभी तक देखो हमने केवल बेसिक बातें की हैं, अभी तक हमने एक भी रे डायग्राम नहीं समझा। ऑलमोस्ट यहां पर आधा घंटे हो चुके हैं, बट अभी तक हमने केवल बेसिक बातें की हैं। ये जरूरी भी था भाई। अब इसके बाद तुम्हें रे डायग्राम समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम के अपने टॉपिक को। तो देख लो भाई, ये है अपना कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर ये रहा पॉइंट पोल का, ये है फोकस, फोकस के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस कॉनकेव मिरर के अंदर हमें इन 6 केसेस के अंदर, यानी कि इन 6 पोजीशंस पर हमें ऑब्जेक्ट को बैठाना है। ठीक है, हम इन 6 जगहों पर ऑब्जेक्ट को बारी बारी से ले जाकर रखेंगे, और फिर हम ये चेक करेंगे कि इनका इमेज किस जगह पर बन रहा है। कहने का ये मतलब है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? ये अलग कंफ्यूजन है। इन्फिनिटी एक अलग ही कंफ्यूजन है। सर इन्फिनिटी पर कैसे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को? अबे सुनो, मिरर जो है बहुत ही छोटा है, ठीक? तो उस मिरर से अगर तुम 10 मीटर 20 मीटर के डिस्टेंस पर भी कुछ रख देते हो ना, तो वो भी इन्फिनिटी है मिरर के लिए। क्लियर? यानी कि अगर ये मिरर है तो दूर की कोई बिल्डिंग, दूर का कोई ट्री, दूर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, कोई कार रुकी हुई है कहीं पर दूर, तो बस ये सभी के सभी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम स्पेस में जाकर कहीं पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। क्लियर? मिरर हमारा छोटा है, मिरर से 10-20 मीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इन्फिनिटी पर है, बहुत ही दूर है ऑब्जेक्ट मिरर के लिए। तो अगर यहां कहीं पर इन्फिनिटी पर दूर ऑब्जेक्ट है, तो हम चेक करेंगे कि उसका इमेज कहां बन रहा है। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का क्या मतलब होता है? बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी के पीछे। सी के पीछे यानी कि ऑब्जेक्ट को यहां कहीं पर हम प्लेस करेंगे। अच्छा ध्यान रखना, हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख कहां से रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट कोई डिस्कस ही नहीं करता। भाई हम पोल पर हैं, हमारी नजरें कहां पर है? मिरर के पोल पर है, और पोल से हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। तो पोल से हमने देखा कि अच्छा ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है। फिर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लेकर आते हैं, लेकिन सी के पीछे रखते हैं, तो उसे हमने नाम दिया बियॉन्ड सी। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे सी पॉइंट पर, एग्जैक्टली सी पर। सी के पीछे था, अब एग्जैक्टली सी पर। ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और नजदीक लाएंगे, हम इसे रखेंगे सी और एफ के बीच, यहां पर सी और एफ के बीच। क्लियर? ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे इस बार एग्जैक्टली एफ पर। चेक करो, फिफ्थ केस एट एफ, फोकस पर। क्लियर? ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और आगे लेकर आएंगे, और इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन एफ और पी। इस तरीके से हमारे पास 6 अलग अलग केसेस हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6, तुम्हारे पास इन टोटल 6 केसेस हो जाते हैं।
6 जगहों पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और इन्हीं 6 जगहों का अलग अलग इमेज भी बनेगा, तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस पढ़ते हैं। 6 केसेस क्यों बने वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। ऑब्जेक्ट को कहां से देखना है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। ऑब्जेक्ट को हम पोल से देखते हैं। अब जिनके मन में ये आ रहा होगा सर पोल पे रख दो ऑब्जेक्ट को, अबे तो पोल मिरर के ऊपर लाई करता है, मिरर के अंदर घुसा दो क्या ऑब्जेक्ट को? ठीक है, समझे ना? पोल जो है वो मिरर का पॉइंट है, मिरर पर है, तो मिरर के अंदर थोड़ा धसा दूंगा ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए केवल 6 ही केसेस बनेंगे। वो जो 7th केस सोच रहे होगे ना, वो पॉसिबल नहीं है। यही 6 केसेस हैं और इनकी ही स्टडी हमें करनी है। चलो स्टार्ट करें। एक एक करके हम सारे केसेस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उनका इमेज हम देखेंगे कि कहां पर बन रहा है। चल भाई अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन पढ़ाई। इस लेक्चर का जो सबसे मेन पार्ट था, जिसके लिए ये लेक्चर बना है, यानी कि रे डायग्राम, अब जाकर वो स्टार्ट हो रहा है। चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को बैठाना है इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ही दूर, बहुत ही दूर। तो इन्फिनिटी वाले केस के लिए याद रखना, इन्फिनिटी वाले केस में क्या याद रखना है कि इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आ रहे हैं मिरर तक, उन्हें हम मानते हैं कि वो पैरेलल लाइट रेज हैं। कैसे हैं? पैरेलल। ठीक है, इन्फिनिटी से आने वाले लाइट रेज को हम पैरेलल मानते हैं। तुम चाहो तो यहां पर ऑब्जेक्ट दिखाओ, ना चाहो तो मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है यहां पर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की। बस तुम एक चीज का ध्यान रखना। देखो, पहले मैं लाइट रेज को ड्रॉ करता हूं। उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि पहले हम पॉइंट्स मार्क कर ले। तो ये है भैया अपना पोल, पोल के बाद फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमें रखना है इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट दूर कहीं पर है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इन्फिनिटी से आने वाले लाइट रेज को हमें पैरेलल दिखाना होता है। कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। देखो, ये हो गया एक पैरेलल लाइट रे। क्लियर? एक और पैरेलल लाइट रे दिखा दो। ये देखो, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये लाइट रे। देखो, क्लियर? ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। एक चीज का ध्यान रखना, इस वाले केस में जब तुम पैरेलल लाइट रे दिखा रहे होगे ना, तो थोड़ा सा इन रेज के पीछे डॉटेड लाइंस दिखा देना। कैसे? ऐसे, इस तरीके से। इससे ऐसा लगेगा ना कि अच्छा अच्छा ये पैरेलल लाइट रे है। पैरेलल दिखाने के लिए, सॉरी, इन्फिनिटी से आते हुए दिखाने के लिए इनके पीछे थोड़ा सा इस तरीके से डॉटेड लाइन दिखा देना। इससे लगेगा कि हाँ इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत ही दूर से आ रहा है, इसलिए हमने डॉटेड लाइंस दिखा दी है वहां पर। क्लियर? बस इतना करना है। ऑब्जेक्ट ना भी ड्रॉ करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने पैरेलल लाइट रेज यहां पर बना दिए। क्यों बनाए पैरेलल लाइट रेज? मैंने बार बार बताया है, इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आएंगे उसे हम पैरेलल दिखाएंगे, तो इसलिए मैंने यहां पर पैरेलल लाइट रेज दिखाए। अब आ जाओ, चलो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रेज की। रिफ्लेक्टेड रे कहां से होकर जाएगा? तो यार याद करो रूल नंबर 1, अगर मिरर के ऊपर लाइट रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाती है? यस, फोकस से होकर जाती है। अगेन, अगर मिरर के ऊपर कोई लाइट रे पैरेलल आई, नीचे से आए ऊपर से आए, उससे क्या फर्क पड़ता? अगर लाइट रे पैरेलल आए तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो ये देखो फोकस से होकर गई। चलो बन गया इमेज। क्या बात करो सर, कहीं तो दिख नहीं रहा इमेज? कैसी बातें कर रहे हो? कहीं पर इमेज नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट तो यार इन्फिनिटी पर है ना, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, नहीं दिख रहा है, बट इमेज तो दिखाओ सर। तो देख यार, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर के कि जहां पर लाइट रेज मीट कर जाए वहीं पर इमेज बनेगा। तो यहां पर लाइट रेज मीट कर रहे हैं ना, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर लाइट रेज मीट कर रहे हैं, यानी कि अपना इमेज भी इसी पॉइंट पर बन रहा है। बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है, एकदम पॉइंट साइज का। क्लियर? चलो, तो अब हम इस इमेज से रिलेटेड ये सारी बातें यहां पर लिखेंगे और यही सारी बातें तुमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या क्या है ये बातें? सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट को किसी एक जगह पर रख दिया गया, सपोज कि इन्फिनिटी पर रख दिया गया। अब तुमसे पूछा जाएगा कि जो इमेज बना उसका पोजीशन क्या है। तो इस केस में पोजीशन है फोकस, फोकस पर ही इमेज बन रहा है। नेक्स्ट तुमसे पूछा जा सकता है नेचर इमेज का। नेचर का मतलब होता है रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो याद करो भाई, मैंने बताया है लेक्चर के स्टार्टिंग में, जहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर जाएं वहां पर कैसा इमेज? रियल इमेज। तो यहां पर नेचर रियल है। फिर तुमसे पूछा जा सकता है साइज ऑफ द इमेज। तो साइज कैसा दिख रहा है इमेज का? अरे सर बहुत ही चुन्नू सा, एकदम पॉइंट साइज दिख रहा है। तो यस, आंसर है पॉइंट साइज इमेज। या फिर इसे एक और टर्म से भी हम दिखाते हैं, लिखते हैं फिजिक्स के अंदर, हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। क्या पॉइंट साइज तुम लिख दो, कोई गड़बड़ नहीं होगा यार। तो चलो ये सारी बातें हम यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले पोजीशन क्या है इमेज का? तो पोजीशन है एट एफ। इमेज बन रहा है फोकस के ऊपर। क्लियर? देख सकते हो ये पोजीशन। नेचर कैसा है? तो मैंने कहा है जहां पर लाइट रेज मीट कर जाए, एक्चुअल में दिखे एक दूसरे को कट करते हुए, वहां पर हमेशा बनेगा रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, यानी कि हमेशा उल्टा होता है। तो ये इन्वर्टेड भी होगा, रियल इन्वर्टेड हमेशा एक साथ लिखना है। नेक्स्ट, साइज कैसा है इमेज का? तो भाई बहुत ही छोटा साइज है, तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज।
अब कई बुक्स के अंदर इसे ही लिखा जाता है हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज को ही क्या लिखते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। कंफ्यूज मत होना। बोलो यार, पहला केस समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। एग्जैक्टली हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे। तो ये है भाई ऑब्जेक्ट, सी के पीछे। क्लियर। अब बताओ, अब बताओ इसका इमेज कैसे बनेगा, जल्दी से इस बार तुम बताओगे। तो यार ध्यान रखो, हमें केवल ऑब्जेक्ट के हेड से मतलब है। ऑब्जेक्ट का हेड मतलब इस एरो का, ये जो इस एरो का ये जो टॉप वाला पॉइंट है, केवल उससे हमें मतलब है। हम ऑब्जेक्ट के लेग से टेंशन लेते नहीं, ऑब्जेक्ट के लेग का इमेज कैसे बनेगा ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम केवल ऑब्जेक्ट के हेड को देखते हैं। हेड का ये जो पॉइंट है ना, समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, कि ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के इस हेड वाले पॉइंट से हमें केवल मतलब है, हम केवल इसका इमेज बनाना चाहते हैं मिरर के ऊपर। बिकॉज इसका ये जो पैर है ना, ये वाला पॉइंट, ये लेग, इसका इमेज ऑलरेडी बना लेगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये काम प्रिंसिपल एक्सिस का, ये अपना टेंशन नहीं है। अपना टेंशन है केवल इसका हेड। हमें केवल इसके हेड का इमेज बनाना है। और हेड के इमेज बनाने के लिए हम कितने रेज की जरूरत पड़ेगी, तो हमें 2 रेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलो ये 2 रेज कैसे पास करेंगे, ध्यान देना। एक रे को मैं क्या करता हूं कि मैं इस तरीके से पैरेलल लेकर चलता हूं मिरर तक। क्लियर। अच्छा, रूल तो तुम सभी जान ही चुके हो कि अगर कोई लाइट रे मिरर पर पैरेलली स्ट्राइक करे तो यस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वाली लाइट रे फोकस से होकर पास करेगी यार। तो यस, ये फोकस से होकर निकल गई लाइट रे कुछ ऐसे। ठीक है, ठीक। पैरेलल आई, फोकस से होकर निकली। बट क्या एक रे से काम चल जाएगा, क्या एक रे से डायग्राम बन जाएगा? नहीं सर, आपने बताया था कि 2 रेस की जरूरत होती है। तो चलो एक और रे बनाएंगे हम। अगेन इंसिडेंट रे को ब्लू कलर से। कहां से दिखाऊं यार, दूसरे रे को कहां से ले जाऊं, बड़ा टेंशन हो रहा है। अबे काहे का टेंशन, देखो दूसरे रे को फोकस से होकर ले चलो, दूसरे रे को फोकस से होकर पास करवा दो। इसीलिए तुम स्केल का यूज करना, देख रहे हो ना, स्केल का नहीं यूज करोगे तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। दूसरे रे को मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट के हेड से, हमें तो केवल हेड से मतलब था, हेड से पास करवाते हुए मैंने फोकस से लेकर ऑब्जेक्ट को, सॉरी लाइट रे को मिरर तक पहुंचा दिया। अब आगे का काम मिरर कर लेगी, कैसे करेगी? अगर कोई लाइट रे मिरर के फोकस से होकर मिरर तक पहुंचे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाती है? यस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे पैरेलल होकर निकलती है, यानी कि ये लाइट रे ऐसे होकर निकलेगी। देख सकते हो ये लाइट रे कैसे निकलेगी, पैरेलल होकर निकलेगी। और जहां पर ये लाइट रेज मीट कर रहे हैं भाई, वही अपना इमेज है। वही क्या है अपना, वही अपना इमेज है। चलो व्हाइट कलर से इमेज को दिखाता हूं, देखो। तो ये लाइट रेज इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जहां पर लाइट रेज मीट करे वहां पर एरो के हेड को दिखाना। ये देखो मैंने एरो का हेड बना दिया और इसे ले जाकर प्रिंसिपल एक्सिस से कनेक्ट कर दो। क्लियर। तो कैसा इमेज दिख रहा है ये बताओ, रियल वर्चुअल कैसा इमेज है? तो सर ये रियल इमेज है, बिकॉज लाइट रेज एक्चुअल में मीट करते हुए दिख रहे हैं, रियल इमेज। और सीधा बना या उल्टा बना? तो उल्टा बना, देख सकते हो ऑब्जेक्ट का हेड नीचे चला गया। पोजीशन कहां है? पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। तो इसी तरीके से सारी बातें तुम्हें सोचनी है। अच्छा, साइज के बारे में क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज को कंपेयर करो। तो देख भाई, ऑब्जेक्ट था अपना इतना बड़ा, और इमेज को देखो चाई, इमेज छोटा हो गया। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज छोटी सी हो गई, तो इमेज का साइज घट गया। जब भी इमेज का साइज छोटा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटे साइज का इमेज मिला हमें। चलो सारी बातों को हम लिखते हैं। सबसे पहले पोजीशन हमसे पूछा गया है, तो पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट हमसे नेचर पूछा गया है, नेचर कैसे डिसाइड करेंगे? लाइट रेज मीट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं यानी कि रियल। रियल हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है सर। तो लिख दे बे इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड लिख दो, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लिख देना। साइज कैसा है? तो साइज है छोटा सर, देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज का साइज छोटा, तो लिखेंगे डिमिनिश्ड। बोल बे, क्लियर है? 2 रे डायग्राम्स क्लियर हैं? देख लो यार, सारी बातें देख लो एक बार, जल्दी से साइड हो जाता हूं। चलो फिर अब हम अगले केस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3। इस बार ऑब्जेक्ट को रखना है एट सी। सबसे पहले हम मार्क कर देंगे पॉइंट्स को। तो भैया ये है पोल, पोल के बाद फोकस, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है हमें? ऑब्जेक्ट को रखना है सी पर, एग्जैक्टली सी पर।
तो ले भाई, मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट को सी पॉइंट पर। अब क्या करेंगे हम? हमें तो सर आपने सिखाया है कि आपको ऑब्जेक्ट के हेड से मतलब रखना है, तो चलो ऑब्जेक्ट के हेड से मतलब रखते हैं। हम यहां से एक लाइट रे को पैरेलल लेकर चलते हैं मिरर तक। ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइट रे ये मिरर से कैसे होकर निकलेगी? तो पैरेलल लाइट रे सर आपने सिखाया है कि ये होकर निकलेगी फोकस से, तो निकाल दे भाई फोकस से। चलो, एक रे तो बन गया अपना, बट क्या एक रे से इमेज बन जाएगा? नहीं सर, आपने बताया है कि दो रेस की जरूरत होगी। तो दूसरा रे बनाओ भाई, बनाओ दूसरा रे। दूसरे रे के लिए मैं इंसिडेंटल लाइट रे को ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए, फोकस से होते हुए मिरर तक पहुंचाता हूं, कुछ ऐसे। ठीक है। ऑब्जेक्ट के हेड से होकर और फोकस से होकर ये लाइट रे पहुंची मिरर तक। अगर लाइट रे फोकस से होकर मिरर तक पहुंची है तो मिरर उसे कहां से भेजेगा? यस, मिरर उसे पैरेलली भेज देगा। तो लाइट रे अपनी पैरेलल होकर चली जाएगी। अपनी लाइट रे कैसे जाएगी? ये पैरेलल होकर जाएगी। ठीक है। थोड़ा सा कहीं पर रे को मैंने टेढ़ा बना दिया, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से बनाना। यस, इसीलिए स्केल की जरूरत है। ठीक है, स्केल का यूज नहीं करोगे तो ये डायग्राम्स गलत बनेंगे। चलो, अब देखना ध्यान से, इमेज अपना कहां बन रहा है नोटिस करना। तो ये देखो भाई, लाइट रेज यहां पर मीट कर रहे हैं। क्लियर? मैं थोड़ी देर के लिए सी को यहां से हटा दूं। सी डिस्टर्ब कर रहा है, सी को हटा यार। भाग भाग। सी को कहीं और लिख देते हैं ना। सी को कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। ध्यान देना बे, ये है सी वाला पॉइंट। क्लियर? अब देखो, लाइट रेज यहां पर मीट कर रहे हैं। ठीक, लाइट रेज मीट कर रहे हैं, और जहां पर लाइट रेज मीट करते हैं वहां पर ऑब्जेक्ट का हमें क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट का खोपड़ा, ऑब्जेक्ट का हेड बनाना है। तो ये देखो, मैंने ऑब्जेक्ट का हेड बना दिया। ये देखो ऑब्जेक्ट का हेड, एरो का पॉइंट, और इसे ले जाकर मीट करवा दो प्रिंसिपल एक्सिस से। खास बात देख रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? भाई जहां ऑब्जेक्ट था सी पॉइंट पर, इमेज भी उसी पॉइंट पर बनी। देखो, ऑब्जेक्ट भी पॉइंट सी पर है, इमेज भी कहां? इमेज भी पॉइंट सी पर ही बन गई। यानी कि यार ये तो एक स्पेशल केस दिख रहा है, इसे तो इंपॉर्टेंट मार्क करो। बड़ा गजब हो रहा है यहां पर, इंपॉर्टेंट। अबे यार कलर तो सही आओ, सही कलर से तो लिखे हम। इंपॉर्टेंट लग रहा है ये। कैसे इंपॉर्टेंट? देख तो भाई, ऑब्जेक्ट था पॉइंट सी पर, इमेज भी कहां बना? इमेज भी उसी पॉइंट पर बन गया। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, ऑब्जेक्ट कहीं तो इमेज कहीं। इस बार तो गजब का सीन है। ऑब्जेक्ट था सी पे, इमेज भी सी पर ही बन गया। यानी कि ये हमारे लिए एक स्पेशल केस है। मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, इसे तुम ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, इसे ध्यान देना। स्टार लगा दूं? चलो स्टार मार्क कर देता हूं। क्या याद रखोगे? आ जाओ। कहाँ गया बे स्टार मेरा? हाँ, ये रहा। चलो, ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक में मत लेना। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट भी सी पर होगा, उसका इमेज भी सेम पॉइंट पर होगा। और भी खास बात बताऊं, यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज भी सेम होता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सेम साइज का, सेम पोजीशन का इमेज यहां पर हमें मिलता है। बट एक चीज तुम बता दो, दो बातें मैंने बता दी, तुम बता दो नेचर कैसा है इमेज का, जल्दी बताओ। तो सर, यहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हो, जहां पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर जाए वहां पर कैसा इमेज? रियल इमेज। तो यहां पर भी रियल इमेज ही बन रहा है। सारी बातें लिख लो। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन क्या है? पोजीशन है एट सी। सी पॉइंट पर ही इमेज हमें मिल गया। नेचर कैसा है? तो नेचर रियल है। रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। उल्टा तो ये दिख भी रहा है, उल्टा है। ऑब्जेक्ट ऐसा था, ऑब्जेक्ट का हेड ये रहा, देखो ये है ऑब्जेक्ट का हेड, और इमेज का हेड नीचे आ गया, यानी कि इन्वर्टेड। साइज कैसा है इमेज का? तो साइज देख सकते हो, इक्वल साइज, सेम साइज लिख देता हूं मैं। सेम साइज या इक्वल साइज तुम कह सकते हो। क्लियर? देख ले भाई, इंपॉर्टेंट केस है, स्टार मार्क कर दिया मैंने। चलो फोर्थ केस पर आ जाए। चलो, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे? ऑब्जेक्ट को इस बार हम प्लेस करेंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो पहले तो पॉइंट्स लिख देता हूं भैया। ये है पोल, पोल के बाद ये है फोकस, फोकस के बाद ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमें रखना है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को रखो बिटवीन सी एंड एफ। ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच। चलो, अब इसका जल्दी से इमेज बनाते हैं हम। कैसे बनाएंगे? सारी सेम बातें, सारी सेम चीजें रिपीट होंगी। हमें ऑब्जेक्ट के हेड से मतलब है, यानी कि एक लाइट रे को मैं ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए, अबे गलत कलर क्यों आ रहे हो? ब्लू कलर आओ, इंसिडेंट लाइट रे बनाएंगे हम। तो ये एक लाइट रे ऑब्जेक्ट के हेड से होकर मिरर तक पहुंची। क्लियर?
अच्छा, लाइट रे अगर पैरेलल है तो मिरर उसे कहां से भेजेगा? मिरर उसे भेजेगा फोकस से होकर, तो लाइट रे निकल गई फोकस से होकर। क्लियर है भाई? एक रे तो क्लियर है ना अपना। अब बताओ दूसरा रे कहां से लेकर चले? तो वही सारी बातें, वही सेम बातें। अब लाइट रे को लेकर चलो फोकस से। एक लाइट रे को हम फोकस से होकर निकालते हैं। ये फोकस से होते हुए मिरर तक पहुंची। थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, तो इसे मैं करेक्ट कर देता हूं। ये देखो, ऑब्जेक्ट के हेड से लाइट रे पास होनी चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए, ये फोकस से होते हुए मिरर तक पहुंची। इस कंडीशन में मिरर क्या करेगा? मिरर फोकस से आने वाले लाइट रे को कहां से भेजता है? तो ये उसे पैरेलल भेजता है। तो ये देखो, लाइट रे पैरेलल होकर निकल गई। अच्छा, ये लाइट रेस कहां पर मीट कर रहे हैं? जल्दी बताओ, ये लाइट रेस कहां मीट कर रहे हैं? तो ये लाइट रेस मीट करते हुए दिख रहे हैं हमें इस पॉइंट पर। तो बना दो इमेज, बना दे भाई, किसने रोका तुम्हें? ये लाइट रेस यहां मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम ऑब्जेक्ट का हेड दिखाएंगे ऐसे, और इसे मीट करवा देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो इमेज कहां बना इस बार? जल्दी बताओ, इमेज का पोजीशन क्या बताओगे? इमेज का पोजीशन है बियॉन्ड सी, क्योंकि हम तो यहां से देख रहे हैं ना, हम तो यहां से देख रहे हैं, सी के पीछे बना इमेज, तो हम लिखेंगे बियॉन्ड सी। पोजीशन पता चल गया। नेचर क्लियर है, रियल। लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो रियल। साइज कैसा है यार? साइज बताओ। देखो ये रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें, वहीं इमेज का साइज तो बढ़ गया। ऑब्जेक्ट इतना छोटा था, इमेज तो बड़ा हो गया। यानी कि इस बार इमेज बड़ा हुआ, एनलार्ज हुआ। एनलार्ज्ड इमेज हम लिखते हैं, ठीक है, या फिर उसे ही मैग्नीफाइड कहा जाता है। अलग अलग टर्म से मत घबराना भाई, अलग अलग वर्ड से मत घबराना, सबका मीनिंग सेम होता है। तुम कुछ बुक्स के अंदर देखोगे तो वहां मैग्नीफाइड लिखा होगा, कुछ बुक्स के अंदर वहां एनलार्ज लिखा होगा, बट सभी का सेम मतलब है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। क्लियर? चलो, सारी बातें हम यहां पर नोट डाउन करते हैं। पोजीशन है बियॉन्ड सी, क्लियर, सी के पीछे। नेचर कैसा है? रियल। रियल हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड भी होता है सर। अच्छा, साइज कैसा? तो एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड यानी कि बड़ा साइज का इमेज मिला, बड़े साइज का इमेज मिला, इसे ही मैग्नीफाइड भी कहते हैं। चल भाई देख ले, 4 केसेस हमने कंप्लीट कर लिए। चले अगले केस पर चले। चलो, फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस, ठीक है, आखिरी के 2 केसेस। पहले फिफ्थ केस को देखते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां बैठाना है? ऑब्जेक्ट को फोकस पे बैठाना है, ठीक है। तो पहले तो पोल, पोल के बाद फोकस, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को बैठाना है फोकस पे। तो ये देखो, मैंने ऑब्जेक्ट को बैठा दिया फोकस पे। अब मैं चूज कर लूंगा ब्लू कलर इंसिडेंट रेज बनाने के लिए। पहले लाइट रे को कहां से लेकर चले? जल्दी से सोच कर बताओ, कहां से लेकर चले लाइट रे को? क्या पैरेलल निकाल दे? निकाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, पैरेलल चला दो। ये देखो, एक लाइट रे पैरेलल, पैरेलल लाइट रे कहां से होकर निकलेगी? तो ये होकर निकलेगी सर फोकस से। मिरर उसे फोकस से होकर भेजेगा कुछ ऐसे। चलो, एक रे तो मिल गया। अब बताओ यार, जल्दी से सोचो, अब दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। दूसरे लाइट रे को कहां से होकर लेकर चले? अब तक हम क्या कर रहे थे? एक रे को हम पैरेलल लेकर चल रहे थे, तो वो फोकस से जा रही थी। दूसरे रे को हम देखो, पीछे के केसेस में एक हर जगह हमने यही सेम काम किया। एक रे को हम पैरेलल लेकर गए तो वो फोकस से होकर निकली। दूसरे रे को हम फोकस से होकर ले गए तो वो पैरेलल होकर निकली, और जहां पर ये मीट कर गए हमें इमेज मिल गया। यहां पर काम थोड़ा टेढ़ा है। काम कैसे टेढ़ा है? एक रे को तो हम पैरेलल लेकर जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो फोकस से होकर निकल गई, टेंशन खत्म। दूसरी लाइट रे को हम फोकस से होकर नहीं ले जा सकते। कैसे? सोचो जरा, कैसे लेकर जाओगे? तुम्हें क्या करना है कि लाइट रे को ऑब्जेक्ट के हेड से भी ले जाना है और ऑब्जेक्ट फोकस से भी ले जाना है। दोनों पॉइंट से इस लाइट रे को पास करवा कर तब मिरर तक पहुंचाना है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट के हेड से और फोकस से पास करवाता भी हूं तो ये लाइट रे कभी भी मिरर तक नहीं पहुंचेगी। यानी कि ये जो सेकेंड रूल था वो यहां पर काम नहीं आएगा। तो भाई अपने पास और 2 रूल्स हैं, हमने इन टोटल 4 रूल्स पढ़े थे, तो याद करना भाई, बाकी के रूल्स को यूज करो। चलो, हम तीसरे रूल को यूज करते हैं। रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मेरे तक पहुंचे, तो बताओ यार इसका क्या कंडीशन था? तुम बताओ जल्दी से सोचकर, इसका क्या था? क्या था ये रूल? अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए मिरर तक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? कहां से जाएगी ये आफ्टर रिफ्लेक्शन? ये सेम रास्ते से जाएगी सर, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी सर। तो देख भाई, सेम रास्ते से होकर लाइट रे निकलेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया डायग्राम, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से करेक्ट करता हूँ।
रुक जा भाई, जल्दी से 1 सेकंड दे, इसलिए मैंने कहा है कि तुम स्केल का यूज करना, ताकि ये गलतियां तुम्हें देखने को ना मिले। मैं जल्दी से इसे करेक्ट कर लेता हूं, वरना रिजल्ट ही गलत आ जाएगा। 1 सेकंड रुक जाओ बस, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ये देखो, इसे तो मैं करूंगा डिलीट, इसे मैं करूंगा रोटेट, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा टेढ़ा। ठीक है, बिकॉज इस कंडीशन में क्या होगा कि ये लाइट रेज आपस में पैरेलल होंगे, इसलिए मैं ये एडजस्टमेंट कर रहा हूं, और तुम स्केल का यूज करोगे ताकि तुम्हें ये सारी चीजें ना करनी पड़े। क्लियर? ठीक है, चलो इतने से काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, घबराओ मत, टेंशन मत लो, सब कंट्रोल में भाई। ये है पॉइंट सी। ठीक, क्या बताया था मैंने? देखो, लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मेरे तक पहुंची, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर निकलेगी? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होकर निकलेगी सेम रास्ते से, सेम रास्ते को रिट्रेस करेगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही पास करेगी, कुछ ऐसे। अब देखो खेल, यहां पर खेल क्या हो रहा है पता है? ये जो दोनों लाइट रेज है ना, ये पैरेलल लाइट रेज हैं, ये पैरेलल लाइट रेज होते हैं, और पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, ये लाइट रेज तो कभी मीट ही नहीं करेंगे। और सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, पैरेलल लाइट रेज तो कभी मीट ही नहीं करेंगे। तो याद रखो, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इन फिजिक्स या थ्योरेटिकली अगर मैं कहूं, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये लाइट रेज मीट करेंगे। कहां मीट करेंगे पता है? ये लाइट रेज मीट करेंगे जाकर इन्फिनिटी पर, बहुत 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 आगे, इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। हम ऐसा मानते हैं थ्योरेटिकली कि ये लाइट रेज मीट करते हैं। क्लियर? तो ये पैरेलल लाइट रेज देखकर घबराना मत, इसे हम इन थ्योरी मानते हैं कि ये जाकर इन्फिनिटी पर मीट करेंगे। तो इमेज का पोजीशन कहां बना? इमेज का पोजीशन बना एट इन्फिनिटी। इमेज का पोजीशन क्या है? पोजीशन हम लिखेंगे एट इन्फिनिटी, पोजीशन है एट इन्फिनिटी। भाई बहुत दूर जाकर मीट करेंगे, एट इन्फिनिटी पे मीट कर जाएंगे पैरेलल लाइट रेज। क्लियर? अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि अगर लाइट रेज मीट कर जाएं तो वहां पर इमेज कैसा बनेगा? रियल। तो नेचर रियल ही होगा, और रियल हमेशा इन्वर्टेड तो होता ही है। अच्छा, रियल मैं क्यों कह रहा हूं सर? यहां पर तो लाइट रेज मीट कर ही नहीं रहे हैं। बट भाई मैं बार बार ये भी तो कह रहा हूं कि इन थ्योरी हम मानते हैं कि ये लाइट रेज इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगे, तो मीट करेंगे, तो लाइट रेज मीट कर गए, तो वहां पर रियल इमेज। जब भी रेज मीट करेंगे एक्चुअल में, वहां पर रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, साइज कैसा होगा इमेज का? सोचो जरा, कैसा होगा इमेज का साइज? यार ये लाइट रेज यहां पर तो मीट नहीं कर रहे हैं, इसे हम एक्सटेंड करेंगे, बहुत 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 दूर जाकर मीट करेंगे, और फिर वहां पर मैं ऑब्जेक्ट का हेड बनाऊंगा, उसे ले आकर प्रिंसिपल एक्सिस से कनेक्ट करूंगा। सोचो कितना नीचे जाकर इमेज बन रहा है, यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए हम लिखते हैं यहां पर हाईली एनलार्ज्ड। क्या लिखेंगे? हाईली एनलार्ज्ड। सोचो तो, ये रेज कितने नीचे जाकर मीट करेंगे, वहां से उसे लाकर हम प्रिंसिपल एक्सिस से कनेक्ट करेंगे, तो इमेज का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए हम लिखते हैं यहां पर हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, यानी कि बहुत बड़ा इमेज मिलेगा, हाईली एनलार्ज्ड। क्लियर है भाई? क्लियर है? जल्दी से देख लो इस कंडीशन को, एक बार याद कर लो, समझ लो जल्दी से। तो चलो अब हम सीखते हैं कॉनकेव मिरर का लास्ट केस। ठीक है, ये रे डायग्राम का अपना लास्ट केस है। 5 केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, ये अपना लास्ट केस। इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस करेंगे? इस बार हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन एफ एंड पी। पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ड्रॉ करो सबसे पहले पॉइंट्स। ये भैया अपना पोल, पोल के बाद फोकस, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। क्लियर? ऑब्जेक्ट हमें कहां रखना है? ऑब्जेक्ट हमें रखना है यहां पर, पोल और फोकस के बीच। ये है अपना ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम इंसिडेंट रेज को ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट के हेड से ड्रॉ करेंगे हम। क्लियर? इतनी बातें सबको पता है। तो बताओ यार, यहां पर क्या करना चाहिए? पहले रे को हम कहां से लेकर चले? पैरेलल लेकर चले, वो फोकस से होकर निकल जाएगी। एक लाइट रे को हम पैरेलल होकर ले चले ऐसे, तो ये लाइट रे कहां से होकर निकलेगी? ये लाइट रे होकर निकलेगी फोकस से। अब मैं जान रहा हूं ना, यहां पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन आता है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन आता है। पता है क्या कंफ्यूजन आता है? कंफ्यूजन ये आता है, अबे हाँ ऐसे, ये लाइट रे ऐसे फोकस से होकर निकलेगी। पता है कंफ्यूजन क्या आता है? बहुत से बच्चे मानते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है,
ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगी, लाइट रे उससे टकरा कर या उससे होते हुए कैसे आगे बढ़ सकती है? ये तो गलत है, इस तरीके से हम नहीं कर सकते। तो भाई टेंशन मत ले, तुम आराम से कर सकते हो, ये गलती नहीं है। इस तरीके का रे डायग्राम तुम बना सकते हो, ये वाला कंडीशन तुम बना सकते हो कि पैरेलल ले जाओ, पैरेलल होकर वो फोकस हो करने के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है, कैसे लाइट रे आगे बढ़ेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है। देख यार, एक्चुअल में क्या है कि ये जितने भी रे डायग्राम्स हम बना रहे हैं ये थ्योरेटिकल है, इन थ्योरी हम इन्हें बना रहे हैं समझने के लिए कि इमेज अपना कहां बन रहा है। एक्चुअल में ये सारे रिजल्ट्स तो पहले से ही वेरीफाइड है ना, हम तो बस एक कह सकते हो कि बस अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा से उन्हें बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रूव करने बैठे हैं, तो जब प्रूव करना होता तब तुम इन सारी बातों को टेंशन लेते। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये रिजल्ट्स वेरीफाइड रिजल्ट्स हैं, तो तुम इस तरीके से बना सकते हो। और वैसे भी जब इमेज बन रहा होगा तो वहां पर तो इनफाइनाइट लाइट रेज होंगे, हम तो केवल अपने डायग्राम को नीट एंड क्लीन रखने के लिए दो रेज को ड्रॉ कर रहे हैं। तो भाई इनफाइनाइट रेज कहीं से भी पास करें हमें क्या मतलब। खैर, इस तरीके के कंफ्यूजन को हम अवॉइड करते हैं। इस तरीके का कंफ्यूजन अगर किसी को आ रहा है तो मत रखना भाई, लेकिन मैं यहां पर सेफ्टी के लिए क्या करता हूं, ऐसा रे डायग्राम ड्रॉ करता हूं जिससे किसी को कंफ्यूजन ही ना आए, यानी कि हम इन कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। भाई अपने पास बहुत से रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, अभी तक हमने केवल 3 रूल्स को यूज किया, और तीसरा वाला रूल केवल यहां आकर यूज हुआ। ठीक है, बाकी सारी जगहों पर तो हमने केवल 2 ही रूल्स का यूज किया है। तो आ जाओ, अब हम 4th रूल को यूज करके देखते हैं ना यार, सारे रूल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो कैसे, एक लाइट रे को मैं क्या करूंगा यहां पर, एक लाइट रे को मैं इस तरीके से, देखो पैरेलल वाला भी तुम चाहो तो बना सकते हो। मैं यहां पर पहले तो ये इंसिडेंट रे, एक लाइट रे को मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट से होते हुए, ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए पोल पर ले जाकर स्ट्राइक करवाता हूं। देखो ऐसे, क्लियर, ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए ये लाइट रे पोल तक पहुंची। बताओ, ये है रूल नंबर 4। तो ये लाइट रे कहां से होकर निकलेगी यार, ये लाइट रे इसी एंगल से, जो यहां पर एंगल बन रहा होगा, जो भी एंगल बने उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहां पर जो भी एंगल बन रहा होगा उसी सेम एंगल से ये लाइट रे इस तरीके से होकर निकल जाएगी। क्लियर है। अगर तुम ज्योमेट्री का यूज करना चाहो तो तुम्हारे पास कंपास होगा, तुम्हारे पास प्रोटेक्टर होगा, सारी चीजों से तुम एंगल को मेजर कर सकते हो। एंगल मेजर कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो एंगल यहां होगा वही सेम एंगल से तुम नीचे वाले लाइट रे को ड्रॉ करना, बट इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से तुम विदाउट एंगल मेजर कर किए भी बना सकते हो। तो पहला रे तो हमने बना लिया, एक लाइट रे को मैं पैरेलल सॉरी ऑब्जेक्ट के हेड से फोकस तक, पोल तक ले गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी सेम एंगल से लौट जाएगी। अब क्या है, सेकंड रे को कहां से लेकर चले सर, एक रे से इमेज तो बनेगी नहीं सर, सेकंड रे कहां से लेकर चले। तो यार हम ऐसा कर सकते हैं, देखो सेकंड रे के लिए कि मैं लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करवा सकता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए मेरे तक पहुंच जाए, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। बोलो, करवा सकते हैं हम ऐसा? क्या ये रूल हमने सीखा था? यस सर, अभी जस्ट हमने अप्लाई भी किया था पिछले वाले केस के अंदर। इस केस में भी तो हमने सी वाले रूल को यूज किया, ऑब्जेक्ट लाइट रे सी से होकर गई मिरर तक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे कहां से होकर निकलेगी, बता भाई। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे होकर निकलेगी सेम रास्ते से, अपने पाथ को करेगी रीट्रेस। क्या करेगी पाथ को? रीट्रेस, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से लौट जाओ। तो जिस रास्ते से लाइट रे आई उसी सेम रास्ते से लाइट रे, अबे लाइट रे ढंग से बनो, पीटूंगा नहीं तो। हाँ, हाँ, ठीक है ना, लग रहा है ना भाई ओवरलैपिंग, लगना भी चाहिए। जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अबे क्या हो रहा है भाई। हाँ अब बना, अब बना ढंग का लाइट रे, देखो क्लियर है ना। लाइट रे सी से होकर मेरे तक पहुंची तो उसी सेम रास्ते से वापस लौट कर आ गई। चलो, लेकिन सर यहाँ पर इमेज तो दिख नहीं रहा है सर, इमेज तो कहीं दिखता हुआ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। भाई देखो यहां पर ये दो लाइट रेज हैं, इन्हें ध्यान से देखो, तो ये लाइट रेज किस नेचर के हैं भाई, ये डाइवर्जिंग नेचर के हैं। देखो तो इनके बीच गैप बढ़ रहा है, यहां पर देखो गैप कम है, फिर इनके बीच का सेपरेशन बढ़ा, सेपरेशन बढ़ा, यानी कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, देख पा रहे हो, ये दोनों लाइट रेज डाइवर्जिंग नेचर के हैं। अच्छा, पैरेलल वाले लाइट रेज को तो एक पल के लिए हमने मान लिया कि चलो भाई थ्योरी कहता है, फिजिक्स कहता है, सर ने कहा है, मान लेते हैं, ठीक है, कि वो जाकर इन्फिनिटी पर मीट कर जाएगा, इन्फिनिटी पर कहीं पर जाकर मीट करेगा, वहां पर इमेज मिल जाएगा। इसे क्या कहोगे सर, ये तो कहीं मीट ही नहीं करेंगे, ये तो डाइवर्जिंग है साफ साफ, अब मत बोल देना कि ये कहीं पर जाकर मीट कर जाएंगे। हाँ भाई नहीं बोलूंगा, घबरा क्यों रहे हो, ये लाइट रेज सच में डाइवर्जिंग नेचर के, और डाइवर्जिंग वाले तो यार कभी मीट कर ही नहीं सकते, वो तो दूर चलते चले जाएंगे, जितना आगे बढ़ोगे उनके बीच का सेपरेशन और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में मीट कर ही नहीं सकते। यस, ये बात सही है, ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में कभी मीट करेंगे ही नहीं। तो अगर नहीं मीट करेंगे तो अब क्या करें, इमेज तो हमें चाहिए, तो अब हम दिमाग लगाएंगे, इन लाइट रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इमेजिन करेंगे ये लाइट रेज पीछे के साइड कुछ ऐसे बढ़ रहे होंगे।
तो क्या होता है, हम चेक करते हैं कि अगर इन लाइट रेज को हम पीछे की साइड एक्सटेंड करवाएं तो क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। एक को तो हमने एक्सटेंड करवा दिया, दूसरे को भी करवाते हैं। ये देखो, ये बना दूसरा लाइट रे, ये भी पीछे की साइड एक्सटेंड हो रहा है। अब तुम देख रहे हो खेल, यहां पर क्या हो रहा है, नोटिस कर पा रहे हो, कुछ समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ। यस, ये दो लाइट रेज इस डायरेक्शन में नहीं मीट करेंगे, इसीलिए इसे हमने पीछे की साइड एक्सटेंड करवाया। और पीछे की साइड डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है, क्योंकि ये इमेजिनरी रेज हैं, एक्चुअल रेज तो ये रहे जो कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वर्चुअल वाले रेज हैं या इमेजिनरी रेज हैं, जिसे हम पीछे की साइड अपनी मर्जी से एक्सटेंड करवा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर हमें एक इमेज मिलेगा इस जगह पर, जहां पर ये लाइट रेज मीट करेंगे। ठीक है, और इमेज कैसा होगा, तो ये इमेज भाई देखो, जहां पर लाइट रेज मीट करते हैं वहां पर मैंने बताया था कि वहां पर हेड ड्रॉ करना है, तो ये मैंने हेड ड्रॉ कर दिया और इसे मैं ले आकर कनेक्ट कर दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस से। पता है इस बार कैसा इमेज बना, जल्दी से सोच कर बताओ, सोच लो। यस, इस बार बना वर्चुअल इमेज। क्यों, क्योंकि एक्चुअल लाइट रेज तो मीट कर ही नहीं रहे, ये तो किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये तो कभी मीट करेंगे नहीं। तो हमने इन लाइट रेज को पीछे वर्चुअली इमेजिनरी तरीके से पीछे एक्सटेंड करवाया, उन्हें मीट करवाया, तो इसलिए इस बार एक वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर, इमेजिनरी इमेज भी कह सकते हो, वर्चुअल इमेज, मिरर के अंदर इमेज वो बनता है। तो इमेज का पोजीशन बताओ, देखो ये अपना मिरर, मिरर के अंदर बन रहा है इमेज। पोजीशन इनसाइड द मिरर, बिहाइंड द मिरर भी कहते हैं, मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है, तो इस बार वर्चुअल रेज मीट कर रहे हैं भाई, याद रखो, वर्चुअल रेज, एक्चुअल वाले रेज मीट नहीं कर रहे हैं। और जब भी मैंने कहा इस तरीके के डॉट रेज को मिलाओगे, वर्चुअल रेज को मिलाओगे, तो वहां पर हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो इस बार वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज कैसा है, सीधा है, इरेक्ट है, देख लिया ना, इरेक्ट। साइज कैसा है, तो देखो ये था ऑब्जेक्ट, वो है इमेज, काफी ज्यादा बड़ा है, एनलार्ज है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं है, यहां पर तो काफी ज्यादा बड़ा इमेज बन रहा था ना। सोचो, तो मैंने बताया था लाइट रे नीचे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, वो मीट करेंगे, फिर उसे ले जाकर प्रिंसिपल एक्सिस से कनेक्ट होकर, तो वहां पर इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यानी कि हाईली एनलार्ज हमने लिखा। यहां पर ठीक है, ऑल्दो हमें इमेज दिख रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज है, बट बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं है, एकदम इन्फिनिटी जैसा कंडीशन नहीं बन रहा है। यहाँ पर हाईली एनलार्ज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एनलार्ज, ठीक ठाक बड़ा इमेज मिल रहा है, मैग्नीफाइड भी कहते हैं उसे। चलो लिखते हैं सारी बातों को। सबसे पहले पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, नेचर कैसा है, नेचर है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा, जल्दी बताओ क्या बताया था मैंने, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर, यहां लिखता हूं। क्लियर, वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। क्लियर भाई, वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज इरेक्ट। साइज कैसा है, एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड, या इसे ही मैग्नीफाइड भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा है, तो इसलिए हम लिखते हैं एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड। देख ले भाई, सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए, ये है लास्ट के दो केसेस। क्या मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करवा दूं सारे कंडीशंस को, तो देखो क्या हो रहा है जल्दी से। तो भैया ये है अपना केस वन, केस वन के अंदर नोटिस करना, ये सारी बातें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, इमेज मिला फोकस पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा नजदीक लाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रहने देते हैं। इमेज इस बार फोकस से हटकर, देखो फोकस पर था पहले इमेज, फोकस से थोड़ा आगे गया इमेज, इमेज मिला हमें सी और एफ के बीच। ऑब्जेक्ट को हमने नजदीक आया, इमेज थोड़ा सा आगे बढ़ा, फोकस से हटकर, फोकस पर वहां बन रहा था इमेज, यहां फोकस से हटकर थोड़ा आगे गया इमेज, सी और एफ के बीच बना। नेक्स्ट, हमने ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाया, सी के पीछे था पिछले केस में, सी पर एग्जैक्टली हम लाकर रख दिए ऑब्जेक्ट को, तो इमेज थोड़ा सा और आगे बढ़ा, इमेज इस बार हमें मिला एग्जैक्टली सी पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और नजदीक लेकर आए, सी से भी आगे, सी और एफ के बीच हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, इमेज थोड़ा और दूर गया, देखो सी पर था इमेज, सी से आगे गया इमेज, इमेज मिला सी के बिहाइंड, सी के बियॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को हम और नजदीक लेकर आए, सी और एफ के बीच से हटाकर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रख दिया, और नजदीक आया ऑब्जेक्ट, इमेज और दूर गया, इमेज काफी दूर चला गया। ठीक है, तो याद रखना ये 5 केसेस हमें ये बताते हैं, इन 5 केसेस की हेल्प से हम इस कंक्लूजन पर आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को नजदीक लाते हैं मिरर के, वैसे वैसे अपना इमेज मिरर से दूर जाता है। सिक्स्थ वाला कंडीशन जो है, ये तो अलग केस है भाई, इससे तो रुको मैं स्टार मार्क करता हूं, ये तो अलग ही चीज है, ये तो बवाल है भाई, ये तो बहुत बार रिपीट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी वाले कंडीशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र केस है
दिस इज द ओनली केस ऑफ कॉनकेव मिरर वेयर यू आर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज। बाकी कॉनकेव मिरर के अंदर अगर तुमने नोटिस किया होगा, पांचों ही केसेस में हमें रियल इमेज ही देखने को मिला। दिस इज द ओनली केस वेयर वी आर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। इसी पर बेस्ड कॉनकेव मिरर के कई सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं, खैर वो अलग लेक्चर का पार्ट होगा। तो देख लो, ये सारी बातें तुम नोटिस कर सकते हो। इस कंडीशन को याद रखना, ये अलग स्पेशल केस है। बाकी कंडीशंस के अंदर हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम मिरर के नजदीक ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर जाता जा रहा है, ठीक है। ये सारी बातें मैं आगे भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो भाई इस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर के अपने सारे डायग्राम्स को कंप्लीट कर लिए। अब ये एक ट्रिक है जिसे मैं लेक्चर के लास्ट में तुम्हें बता दूंगा। पहले हम आते हैं अब कॉन्वेक्स मिरर के केसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर केवल दो ही केसेस हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। बट इन केसेस को स्टार्ट करने से पहले, इन्हें डिस्कस करने से पहले हम एक बार जल्दी से वापस चलेंगे लेक्चर में, और हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वही 4 रूल्स जिसे हमने कॉनकेव मिरर के केसेस में पढ़ा, वो चारों रूल्स अब हम एक बार कॉन्वेक्स मिरर के केसेस के लिए भी समझते हैं, तभी हम इन रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर पाएंगे। तो जल्दी से इन रूल्स को हम समझते हैं। कहां गया भैया रूल? ये रहा रूल नंबर 1, ठीक है। ये बेसिक वाले रूल्स याद है ना, कॉनकेव मिरर के अंदर 4 रूल्स है, तो इसी तरीके से कॉन्वेक्स के लिए भी 4 रूल्स हैं, जल्दी से देखते हैं इन्हें। ओके, तो ये मैंने इंसिडेंट लाइट रे चूज कर लिया। देखो यार, ये होगा कॉन्वेक्स मिरर का पोल, और याद रखना इसका जो फोकस है वो मिरर के अंदर होता है। क्या कहा मैंने? कॉन्वेक्स मिरर के केस में इसका फोकस या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्चुअली एग्जिस्ट करता है। वर्चुअली एग्जिस्ट यानी कि वो मिरर के अंदर बनता है। कॉनकेव मिरर के लिए वो बाहर होता था, मिरर से बाहर रियल वर्ल्ड में। इसके लिए वर्चुअली बनेगा यानी कि मिरर के अंदर बनेगा, इसलिए मैंने एफ और सी को मिरर के अंदर बनाया है। देख लो, ये मिरर के अंदर वाला साइड है रिफ्लेक्टिंग साइड, ये है बाहर वाला साइड, ये है रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। चलो रूल को समझते हैं। रूल क्या है? रूल कहता है कॉन्वेक्स मिरर पर, कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई लाइट रे पैरेलल आए, कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर कोई लाइट रे पैरेलल आए, तो ये कैसा मिरर है भाई? कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, जल्दी से बताओ मुन्ना। कॉन्वेक्स मिरर होता है एक डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, इसीलिए कॉनकेव मिरर क्या करता था, सारे लाइट रेस को अपने फोकस के टुवर्ड्स भेजता था। देखो ना, लाइट रे ऐसे आया, उसे मिरर के टुवर्ड्स भेजा, कन्वर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है। ये वाली मिरर लाइट रेस को डाइवर्ज करवाती है, दूर भेजती है मिरर को, लाइट रेस को। तो यहां पर लाइट रे डाइवर्ज कर जाएगा, देखो ऐसे कुछ जाएगा, लाइट रे डाइवर्ज हो गया, ठीक है, मिरर से दूर चला गया लाइट रे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये लाइट रेज डाइवर्स तो करेंगे, बट हमें ऐसा लगेगा, हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये लाइट रे, डाइवर्जिंग वाली लाइट रे यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये कहां से स्टार्ट हो रही है? ये फोकस से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये फोकस से स्टार्ट हो तो नहीं सकती रियलिटी में, क्यों? क्योंकि लाइट रे भाई मिरर के अंदर थोड़ा ना घुस जाएगी मिरर के अंदर तो कुछ भी नहीं जा सकता ना। तो इसलिए बस हमें ऐसा अपीयर होता है कि लाइट रे कहां से स्टार्ट हुई है? फोकस से स्टार्ट हुई है, और फोकस कहां है? मिरर के अंदर है, वहीं से लाइट रे स्टार्ट हुई है। अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं ना लाइट रे को अपने इमेजिनेशन की हेल्प से, तो हमें लगता है कि ओ ये लाइट रे तो फोकस पर जाकर मीट कर रही है। तो यही है कॉन्वेक्स मिरर का पहला रूल। कॉनकेव मिरर के अंदर पैरेलल आई लाइट रे फोकस से होकर निकल गई, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पैरेलल आई लाइट रे तो ऐसा लगा कि वो फोकस से होकर डाइवर्ज कर रही है। क्लियर? आ जाओ सेकंड रूल, जस्ट उसका ऑपोजिट। पहले फोकस, सॉरी पहले पोल, पोल के बाद फोकस, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सेकंड रूल में क्या होगा? सेकंड रूल के अंदर अगर लाइट रे ऐसा लगे कि वो फोकस के टुवर्ड्स जा रही है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं जा रही है, बट ऐसा अपीयर हो रहा है कि अगर मिरर नहीं होता रास्ते में तो वो लाइट रे एग्जैक्टली कहां पहुंचती? एग्जैक्टली लाइट रे फोकस पर ही पहुंच जाती। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? देखो पहले मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं कि अगर यहां मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसा लगता एग्जैक्टली फोकस पर ही होकर मीट कर रही है, फोकस पर जाकर मीट कर रही है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे और घुमा देते हैं हम, देखो ठीक है, लग रहा है ना कि ये लाइट रे के रास्ते में अगर मिरर नहीं होती तो ये एग्जैक्टली फोकस पर जाकर मीट करती। तो ऐसी कंडीशन में भाई जब ऐसा लगे कि लाइट रे फोकस पर जाकर मीट कर रही है, फोकस के टुवर्ड जा रही है, तो उस केस में जो कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट रे को आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे भेज देगा? यस, वो उसे पैरेलली भेज देगा ऐसे। यहां क्या हो रहा था? अगर लाइट रे एक्चुअल में फोकस से होकर निकली तो पैरेलल हो गई लाइट रे, पैरेलल होकर चली गई लाइट रे। यहां पर ऐसा अपीयर हुआ कि लाइट रे फोकस के टुवर्ड्स जा रही है, तो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होकर निकली।
फोकस से गई, पैरेलल होकर निकली, ऐसा लगा कि फोकस की टुवर्ड्स जा रही है, पैरेलल होकर निकली। ठीक है, तो सिमिलर से रूल्स हैं, अगर तुम दिमाग लगाकर सुनो इन्हें तो बहुत ही सिमिलर से रूल्स हैं। चलो थर्ड रूल एकदम सेम वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो क्या था, रूल को याद करो जल्दी से। रूल ये था कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर तक आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करती है। यहां पर ऐसा अगर लगे, ऐसा अपियर हो कि लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जा रही है, ठीक है, एक्चुअल में तो नहीं जा सकती, बट अगर ऐसा अपियर हो, क्योंकि रास्ते में मिरर आ जाएगा ना, अगर ऐसा अपियर हो कि लाइट रे उसी रास्ते जा रही है तो क्या होगा इस लाइट रे का, ये लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्या करेगी, रिट्रेस, यानी कि उसी सेम रास्ते से लौट जाएगी, कुछ ऐसे। ठीक है, उसी सेम रास्ते से। देखो यहां पर क्या हो रहा था, एक्चुअल में सी से गई तो एक्चुअल में सी से होकर लौट गई, ऐसा अपियर हुआ कि सी के टुवर्ड्स जा रही है तो वो लाइट रे सी वाले रास्ते से ही, यानी कि उसी सेम रास्ते से को रिट्रेस करेगी। क्लियर है भाई, सिमिलर से रूल्स है। फोर्थ वाला रूल भी बहुत ही इजी है, जल्दी से देख लो। अगेन यहां पर क्या होगा कि अगर कोई लाइट रे, तो पहले तो ये रहा पोल, पोल के बाद ये रहा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है भाई, जल्दी से देखो। तो अगर कोई लाइट रे मिरर तक आए, ठीक है, पोल तक आए, पोल पर स्ट्राइक करे और कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाए, यहां पर कुछ एंगल बनाए, लेट्स से एंगल बीटा बनाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे पोल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी विथ सेम एंगल, प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बीटा बनाते हुए लौट जाएगी। यहां पर भी वही कंडीशन था, पोल पर आई लाइट रे कुछ सर्टेन एंगल बनाते हुए, अल्फा एंगल बनाते हुए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी सेम एंगल से वो लौट गई। यहां पर भी वही सेम बात है, सेम एंगल बनाते हुए, बीटा एंगल बनाते हुए अगर लाइट रे आ रही है तो उसी सेम एंगल बीटा बनाते हुए वो लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर है भाई, चारों ही रूल्स क्लियर है, बहुत ही सिमिलर से रूल्स थे। तो जल्दी से एक बार हम इन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के सारे ही रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से देख लो। हाँ जी, तो पहला रूल क्या कहता था, पहला रूल ये कहता था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आए, कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आए, तो ये लाइट रे डाइवर्ज कर जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, डाइवर्ज करेगी। बट हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहां से स्टार्ट कर रही है, तो ये लाइट रे फोकस से होकर डाइवर्ज कर रही है, हमें ऐसा अपियर होगा। क्लियर है, ये था पहला रूल। अब आ जाओ सेकंड रूल को समझो, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा इस बार। क्या होगा, देखो अगर ऐसा लगे कि कोई लाइट रे फोकस के टुवर्ड्स जा रही है, फोकस से जाकर मीट कर सकती है लाइट रे, ठीक है, ऐसा हमें अपियर हो, अगर देखो अगर ऐसा अपियर हो कि ये लाइट रे फोकस के टुवर्ड्स जाकर मीट कर सकती है, ठीक है, चलो भाई डॉटेड लाइन सी बना देता हूं, आ जाओ देख लो, ऐसा लगे कि लाइट रे फोकस के टुवर्ड्स जाकर मीट कर सकती है, तो उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो मिरर से पैरेलल होकर निकलेगी। क्लियर, पैरेलल आई तो ऐसा लगा कि फोकस से होकर निकली, ऐसा लगा कि फोकस के टुवर्ड्स जा रही है तो पैरेलल होकर निकली लाइट रे। क्लियर, दो रूल्स क्लियर हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। चलो अब अगला थर्ड रूल, अगर कोई लाइट रे ऐसा लगे हमें कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के टुवर्ड्स जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से मीट कर सकती है, अरे सॉरी 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जा रही है, क्या कहा मैंने, मैंने ये कहा कि अगर ऐसा अपियर हो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कि कोई लाइट रे कहां जाकर मीट कर जाएगी, ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर मीट कर जाएगी, तो उस कंडीशन में ये वाली लाइट रे अपने पाथ को क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि सेम रास्ते से होकर लाइट रे कुछ ऐसे लौट जाएगी, सेम रास्ते से लौटेगी, सेम पाथ को रिट्रेस करना इसे कहते हैं। चलो अगला कंडीशन बहुत इजी, अगर कोई लाइट रे पोल पर आ जाए, कुछ एंगल बना ले, लेट्स से ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री, जो भी एंगल हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो इसी सेम एंगल से लौटेगी, यानी कि यहां पर भी एंगल क्या बनेगा, यहां पर भी बनेगा एंगल 30 डिग्री। क्लियर है, चारों ही रूल्स क्लियर है भाई, बहुत ही बेसिक से रूल्स थे। चलो इन्हीं रूल्स का यूज करके अब हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। चलो, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो भाई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर तो केवल दो ही रे डायग्राम्स हैं, बस काम खत्म। कॉनकेव के अंदर 6 थे, कॉन्वेक्स के अंदर 2 ही हैं। कौन कौन से हैं, 2 देख लो।
पहले हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर, मिरर से बहुत दूर, यहां कहीं पर बहुत दूर। क्लियर? तो ये भैया अपना पोल, ये है फोकस मिरर के अंदर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के अंदर। क्लियर? और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, थोड़ा सा और दूर बनाते हैं, लग नहीं रहा है इन्फिनिटी। चलो, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट है, वेरी फार, तो इन्फिनिटी हो गया। और अगला कंडीशन है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पर भी, यानी कि यहां पर कहीं पर भी रख दो, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी। पहले तो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखो, यानी कि इन्फिनिटी पर, और फिर अगला कंडीशन ये बनेगा कि पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी रख दो। ठीक है, तो यही दो कंडीशंस हैं। चलो जल्दी से रे डायग्राम बनाकर हम सीख लेते हैं। आ जाओ भाई, बस इतना ही, इसके बाद खत्म। ठीक है, ये लेक्चर का समापन है। कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केसेस है, जल्दी से देख लो। पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूं, तो ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? तो पहला वाला कंडीशन आपने कहा था सर ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखना है, इन्फिनिटी पर रखना है। याद कर भाई, इन्फिनिटी से आने वाले लाइट रेज को हम कैसा मानते हैं? यस, पैरेलल मानते हैं, पहले भी मैंने बता रखा है। तो चलो हम बनाते हैं कुछ पैरेलल रेज। ये भैया पहला रे, क्या एक रे से डायग्राम बनेगा? नहीं बनेगा, तो एक और रे बना ले भाई। ये ले, दूसरा रे बन गया। हाँ, दो रे से काम चल जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं जरूरत है तो मिटा दो यार, हटाओ इसे। चलो, कुछ डॉटेड लाइंस मैं दिखा देता हूं। ऐसा लगना चाहिए ना कि रे बहुत दूर से आ रही है, बहुत मेहनत करते हुए आ रही है। तो भैया रे बहुत दूर से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रे, इसलिए मैंने कुछ डॉटेड लाइंस दिखा दिए। चलो, अब बात करते हैं कि ये लाइट रे डाइवर्ज कहां से करेगी। भैया पैरेलल आ रही है और कॉन्वेक्स मिरर का कंडीशन है। याद कर लो रूल नंबर 1, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आए मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे पैरेलल आए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज तो कर जाएगी, बट ऐसा लगेगा कि कहां से डाइवर्ज कर रही है? फोकस से। तो बस चलो बना दो रिफ्लेक्टेड रे। तो ये गई भैया रिफ्लेक्टेड रे, रे तो चली गई, बट ऐसा लगना चाहिए कि लाइट रे कहां से होकर जा रही है? ये लाइट रे ऐसा लगना चाहिए कि फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं, तो यस, ये फोकस से होकर जा रही है। क्लियर है भाई? चलो, सेकेंड रे। सेकेंड रे अगेन ये पैरेलल आई है मिरर तक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी डाइवर्ज करेगी, बट डाइवर्ज तो करेगी, दिखना क्या चाहिए? ऐसा लगना चाहिए कि कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से डाइवर्ज कर रही है? फोकस से होकर डाइवर्ज कर रही है। तो मैंने पीछे एक्सटेंड करके देखा, चेक किया मैंने, तो यस, वो पीछे एक्सटेंड करने पर फोकस पर जाकर मीट कर रही है। तो बताओगे जरा इमेज कहां मिला हमें? ये अगर एक्चुअल लाइट रेस को देखो तो ये तो अगेन डाइवर्जिंग है भाई, वो तो कभी मीट करेंगे नहीं, ये दोनों लाइट रेस तो बहुत दूर जाते जाएंगे, कभी मीट नहीं करेंगे, यानी कि इस साइड हमें इमेज में नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, इन लाइट रेस को धीरे से पीछे की तरफ एक्सटेंड करवा दिया, और जब हमने इन लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाया, तो हमने ये नोटिस किया कि ये लाइट रे कहां पर मीट कर रही है? यस, ये फोकस पर मीट कर रही है, यानी कि इमेज का पोजीशन मिल गया ना हमें। यस, यही है पोजीशन। और इमेज कैसा है इस बार? इमेज वर्चुअल है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कैसा बनता है? हर बार कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखोगे कि वर्चुअल इमेज ही बनता है। देखो, एक्चुअल लाइट रेस तो मीट कर नहीं रहे हैं, ये तो हमारा इमेजिनेशन है ना, हमने लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, तो यहां पर हमें वर्चुअल इमेज मिलता है भाई। लिख ले सारी चीजें, लिख लो यार, किसने रोका? पोजीशन कहां है? एट फोकस, एट एफ। नेचर कैसा है? वर्चुअल है। वर्चुअल इमेजेस हमेशा कैसे होते हैं? इरेक्ट होते हैं। वर्चुअल क्यों है? बार बार मैंने बताया है, एक्चुअल वाले लाइट रेस तो देखो मीट कर ही नहीं रहे हैं, ये उधर गया, ये उधर गया, कभी मीट नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने पीछे की साइड एक्सटेंड करवाया, और जब एक्सटेंड करवाया तो ये यहां मीट कर रहे हैं, तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट। साइज कैसा है? जल्दी बताओ, साइज कैसा है? पॉइंट साइज है सर, पॉइंट साइज, या इसे ही कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। हो गया भैया पहला कंडीशन, देख लिया, पहला केस हो गया। बस अब एक और केस और काम खत्म, लेक्चर खत्म। बस एक और केस, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो ही केसेस हैं। दूसरा केस, चलो जल्दी से बनाते हैं इसे। पहले तो पोल, पोल के बाद फोकस, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पर भी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रख दो। ये रख दिया मैंने, ये आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलो, अब इस बार देखो क्या हो रहा है। पहले लाइट रे को हम कहां से लेकर चले? तो एक को तो हम पैरेलल लेकर चलते हैं। ठीक, रूल हमें पता है ऑलरेडी, तो टेंशन लेने की क्या बात। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि पैरेलल अगर लाइट रे आई, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर जाएगी, बट डाइवर्ज करते समय ऐसा अपीयर होना चाहिए कि ये फोकस से होकर डाइवर्ज कर रही है। तो चलो देखते हैं पीछे की साइड एक्सटेंड करके। अरे हाँ भाई, ये तो फोकस पर
फोकस सही होकर डाइवर्ज करती हुई दिख रही है। लाइट रे ऐसा लग रहा है कि फोकस सही होकर निकली है, यानी कि पहले वाले रूल को तो हमने सही सही लगा लिया, एक रे मिल गया हमें। क्या एक रे से इमेज बनेगा? नहीं बनेगा सर, तो एक और रे बना लो भाई, किसने रोका तुम्हें? दूसरा रे हम कैसे बनाए सर, कैसे बनाए? बहुत ईजी है यार, रूल नंबर 4 का यूज कर लो। तुम चाहो तो तुम रूल नंबर 4 का यूज कर लो। क्या था रूल नंबर 4? देखो, अगर कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट के हेड से होकर मिरर के पोल पर स्ट्राइक करे, ठीक है, तो रूल नंबर 4 क्या था? अगर कोई लाइट रे पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। क्या मुझे एंगल दिखाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो उसे, गोली मारो। तो उसी सेम एंगल से जो एंगल यहां बन रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के भी सॉरी इस इंसिडेंट लाइट रे के बीच, उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहां से लौटेगी सेम एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो ये पहली रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, दो रेज हमने बना लिए। लेकिन क्या ये रेज मीट कर रहे हैं आगे? तो ये कहीं पर मीट नहीं कर रहे हैं। तो अगेन हमें क्या करना होगा? यस, जब रेज आगे मीट नहीं करते हैं तो हम उन्हें पीछे की साइड एक्सटेंड करते हैं। तो ये देखो मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो यस ये रेज मीट कर गए, और जहां पर रेज मिलेंगे वहीं बनेगा ऑब्जेक्ट का हेड। तो ये रहा ऑब्जेक्ट का हेड, इसे ज्वाइन कर दो प्रिंसिपल एक्सिस से, मिल गया इमेज, काम खत्म। चलो सारी बातें नोट करते हैं। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज को देखें तो नहीं, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, इमेज का साइज छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटा बना, तो साइज डिमिनिश्ड हम लिखेंगे। नेचर कैसा है? तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो वैसे तो तुम याद ही कर लो, हर बार वर्चुअल इमेज, दो ही केसेस हैं, दोनों में देख सकते हो कि वर्चुअल इमेज ही बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल वाले लाइट रेज मीट कर नहीं रहे हैं। डॉटेड लाइन इमेजिनरी लाइट रेज होते हैं, वर्चुअल लाइट रेज होते हैं, तो डॉटेड वाले लाइन मीट कर रहे हैं, यानी कि हर बार वर्चुअल इमेज ही मिल रहा है हमें। पोजीशन कहाँ है? पोजीशन है बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच इमेज मिला। सारी बातें लिख लो, काम खत्म। पोजीशन है बिटवीन बिटवीन पी एंड एफ। नेचर कैसा है? नेचर बताओ। वर्चुअल है, वर्चुअल, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधा इमेज बनता है। तो देख सकते हो तुम, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधा। ये देखो, ये था अपना ऑब्जेक्ट। साइज कैसा है? तो साइज है डिमिनिश्ड, छोटा है ना, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो ये डिमिनिश्ड है। क्लियर है भाई? आई होप सारी चीजें क्लियर है। देख ले यार, हमने सारे डायग्राम्स कंप्लीट कर लिए, मैं साइड हो जाता हूं। तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज मिलता है हमें, हमेशा वर्चुअल इमेज, और इमेज का साइज हमेशा डिमिनिश्ड होगा। देखो हर बार छोटे साइज का ही इमेज मिल रहा है हमें। ऑन दी अदर हैंड कॉनकेव मिरर के अंदर हमने क्या देखा था? ये सारी बातें ना तुम कमेंट्स में लिख कर जाना, जब तुम लिखोगे तो तुम्हें याद भी रहेगा। कॉनकेव मिरर के अंदर 5 बार तो रियल इमेज मिल रहा था हमें, और एक लास्ट कंडीशन था, सिक्स्थ केस, जहां पर हमें वर्चुअल इमेज मिला। कॉन्वेक्स ऑलवेज वर्चुअल, कॉनकेव 5 रियल इमेजेस, 5 केस में रियल इमेजेस, और एक लास्ट केस था जहां हमें वर्चुअल इमेज देखने को मिला था। चलो, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं तुम्हें लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा। देखो, तो ये है वो ट्रिक। कॉनकेव मिरर के अंदर ज्यादा केसेस हैं, तो उन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या है वो तरीका? अब देखो जरा, ये है ऑब्जेक्ट का पोजीशन 1 2 3, ये है ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा है, तो इन्फिनिटी देख रहा हूं ना, डॉटेड लाइन यानी कि इन्फिनिटी। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? बियॉन्ड सी रखा, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? एट सी पर रखा था, ठीक है, केस नंबर 3। फिर हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखा था, फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली एफ पर रख दिया था, फोकस पर। और सिक्स्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन एफ और पी। तो ये है 6 केसेस, ऑब्जेक्ट को हमने इन्हीं 6 केसेस पर रखा था, इन्हीं 6 पोजीशंस पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था। अब इमेज कहां बन रहा था, जल्दी से देखते हैं। तो देखो, इमेज सबसे पहले जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पर, तो उसका इमेज हमें मिला था फोकस पर, यहां फोकस। तो यहां मैं लिखता हूं 1, ऑब्जेक्ट 1 का इमेज मिला था हमें फोकस पर 1। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, सी के पीछे, तो हमें इमेज मिला था बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। तो यहां मैं लिखूंगा 2। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था सी पर, तो हमें इसका ऑब्जेक्ट भी सी पर ही मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिला, सेम पोजीशन पर मिला। जब हम ऑब्जेक्ट को ले गए सी और एफ के बीच, तो हमें इमेज मिला बियॉन्ड सी, यानी कि यहां पर। तो मैं लिखता हूं यहां पर 4। ऑब्जेक्ट जब इस कंडीशन में था, एफ और पी के बीच था, सॉरी सी और एफ के बीच था, तो इसका इमेज हमें बियॉन्ड सी मिला था। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था फोकस पर, तो हमें इसका इमेज मिला था इन्फिनिटी पर। तो यहां मैं 5th लिखता हूं। देख भाई, एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो? देखो, अगर तुम इसे स्मार्टली याद करना चाहो तो 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया इमेज का पोजीशन। और 6th वाला कंडीशन तो एक अलग ही यूनिक केस था।
इसमें तो हमें वर्चुअल इमेज मिल रहा था, तो इसलिए मैंने इसे सेपरेट कलर से दिखाया है। देख सकते हो ये 6 वाला कंडीशन तो एक टोटली अलग ही केस था। बाकी 5 कंडीशंस को याद रखने का एक स्मार्ट तरीका है ये। 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन, 1 2 3 4 5 रिवर्स ऑर्डर में इमेज का पोजीशन। तो अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत भी 19-20 हो ना, याद रखने में तकलीफ हो या कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो जल्दी से इस ट्रिक को बैठाना। हाँ, बट पोजीशन सही सही लिखना। 6 पोजीशंस तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद सी के पीछे, सी के पीछे के बाद सी पर, फिर सी और एफ के बीच, फिर एफ पर, बिटवीन एफ और पी, और लास्ट वाले केस को तो अलग तरीके से याद रखना। ये तो एकदम यूनिक केस था, बहुत ही डिफरेंट केस था। तो ये है भाई वो स्मार्ट तरीका जिससे तुम याद रख सकते हो। हर बार गधे की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें स्मार्टनेस के साथ भी की जा सकती है। तो बस इसे याद रखो, बहुत ही स्मार्ट हैक है ये। चलो, तो इस तरीके से हमने अपने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर देता हूं। आई नो इस चीज को किसी ने डिस्कस नहीं किया भाई, किसी ने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तुम किसी का भी लेक्चर देख सकते हो, आ जाओ। चलो, क्या है ये केस? देखो यार, बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन ये आ रहा था, मेरे तक भी पहुंचा, तो मैं इस चीज को डिस्कस करता हूं। देख यार, मैं ऑफलाइन में बहुत से बच्चों से इंटरेक्ट करता रहता हूं ना, तो उन्हें तो मैंने उनका डाउट तो मैंने खत्म कर दिया, बट बहुत से बच्चों का ये डाउट होगा मन में। ठीक है, यूट्यूब पर भी वो ढूंढ रहे होंगे, बट उन्हें इसका इलाज नहीं मिला होगा। तो डोंट वरी डियर, व्हेन आई एम हियर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई आ चुका है। अब देख यार, क्या है ये दिक्कत। जिन बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी बुक होगी ना, उन्हें इस चीज में बहुत कंफ्यूजन आ रहा होगा। तो ये है कंडीशन नंबर 5, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस के अंदर, फिफ्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? फोकस पर रखा था। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होता है, हाईली एनलार्ज बताया था मैंने साइज। अच्छा, नेचर मैंने क्या बताया? नेचर मैंने कहा था कि लाइट रेज मीट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो वहां पर नेचर ऑब्जेक्ट का इमेज का रियल बनेगा। चलो, ये सारी बातें मैं दिखा देता हूं। देखो, ये सारी बातें हमने फिफ्थ केस में डिस्कस की थी। साइज मैंने कहा था हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा, और नेचर मैंने बताया था रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर तुम अपने न्यू एनसीईआरटी बुक को चेक करोगे ना, जो कि इस साल पब्लिश्ड हुई है, तो इस न्यू एनसीईआरटी बुक के अंदर साइज में लिखा गया है इमेज नॉट फॉर्म्ड, नेचर में भी लिखा गया इमेज नॉट फॉर्म्ड, जबकि मैंने तो कुछ और ही बता दिया। मैंने कहा था साइज बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज, नेचर में मैंने कहा था रियल। अब तुम ध्यान से सुनना, कोई गलत नहीं है, मैंने भी तुम्हें सही बातें बताई। अगर तुम ओल्ड एनसीईआरटी बुक को चेक करोगे ना, तो जो बातें मैंने तुम्हें बताई है वही सेम बातें ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखी गई है। तो ये न्यू एनसीईआरटी बुक में ऐसा डिफरेंट क्यों लिखा गया है? सुन भाई, जल्दी से इस टेंशन को खत्म करता हूं। देख यार, ये जो अप्रोच है ना, ये जो बातें लिखी गई है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। इमेजिन करो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि वो लाइट रेज इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगे। तो भाई, इन्फिनिटी पर किसने देखा है लाइट रेज को मीट करते हुए? तो ये तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया ना, कि अच्छा अच्छा, इन थ्योरी वो लाइट रेज इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगे। अच्छा, जब मीट करेंगे तो वहां रियल इमेज भी बनेगा। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। ठीक है, इन थ्योरी हम मानते हैं कि लाइट रेज इन्फिनिटी पर मीट करेंगे। अच्छा, जब मीट कर ही गए तो वहां रियल इमेज भी बनेगा। तो ये थ्योरी था, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री या अकॉर्डिंग टू थ्योरी हमने वो सारी बातें सीखी। ये जो कंसेप्ट तुम यहां पर देख रहे हो कि इमेज नॉट फॉर्म्ड, ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ठीक है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, बिकॉज इन्फिनिटी पर किसी ने जाकर चेक नहीं किया है कि लाइट रेज मीट कर रही हैं। तो जब लाइट रेज इन्फिनिटी पर मीट कर रही है तो किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो काहे का साइज, काहे का नेचर। ठीक है, तो इमेज का पोजीशन तो हमें पता है कि इन्फिनिटी पर मीट करेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज हैं, वो इन्फिनिटी पर मीट करेंगे। बट नेचर और साइज के बारे में हम कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते प्रैक्टिकली। तो ये बात प्रैक्टिकल तरीके से है। पुरानी बुक एनसीईआरटी वो ज्यादा थ्योरेटिकल थी, ये ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करती है। तुम दोनों ही चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये दोनों ही बातें एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन्ड है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, चलो यार, तो इस तरीके से हम अपने लेक्चर को करते हैं समाप्त यहीं पर भाई। अगले लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें रे डायग्राम्स बता दूंगा, लेंसेज की वाले। ठीक है, अभी तो हमने केवल मिरर के अंदर बनने वाले रे डायग्राम्स को देखा है। पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊंगा, जहां पर हम लेंसेज के अंदर बनने वाले रे डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ये मेरा एफर्ट, ये मेरा मेहनत तुम्हें कैसा लगा, ये लेक्चर तुम्हें समझ में आया कि नहीं, क्या अभी भी तुम्हें रे डायग्राम समझने में कोई प्रॉब्लम होगी? अगर यार प्रॉब्लम हो, अगर हो, तो तुम एक बार जल्दी से ना लेक्चर को रिवाइज करना, क्योंकि इस लेक्चर के बियॉन्ड यार रे डायग्राम तुम्हें कोई नहीं समझाएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने सारी बातें तुम्हें बताई हैं। ठीक है, बट तुम अपना जो ओपिनियन है, जो तो अपना एक्सपीरियंस है, वो मेरे साथ शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, महादेव।